हाँ भाई, तो कैसा चल रहा है पढ़ाई? बढ़िया। आज हम पढ़ेंगे मियोसिस। पिछले क्लास में हम मियोसिस का इंट्रोडक्शन देख चुके हैं। मियोसिस कहाँ होता है, क्यों होता है और कब होता है, क्लियर है। हेडिंग देंगे मियोसिस। आपको पता है ना, मियोसिस वैसा सेल डिवीजन है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल के रिस्पेक्ट में हाफ हो जाता है। वैसे सेल डिवीजन को कहते हैं मियोसिस। मियोसिस मेनली दो सब फेजेस में होता है। एक होता है मियोसिस 1 और दूसरा होता है मियोसिस 2। मियोसिस वैसा सेल डिवीजन है जिसमें रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एक बार होता है। क्या? रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एक बार होता है, लेकिन न्यूक्लियस का डिवीजन 2 बार होता है। न्यूक्लियस का डिवीजन 2 बार होता है। मियोसिस वैसा सेल डिवीजन है जिसमें न्यूक्लियस का डिवीजन 2 बार होता है, लेकिन क्रोमोसोम का स्प्लिटिंग या सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग एक बार होता है। कितने बार होता है? एक बार होता है। देखते हैं कहां कहां मियोसिस 1 में क्या होता है और मियोसिस 2 में क्या होता है। एक बार ओवरव्यू देखेंगे, उसके बाद डिटेल स्टडी करेंगे उसके डिफरेंट सब फेजेस का। क्लियर है? मियोसिस 1 में क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है। क्या? नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है। तो इसमें लिखिएगा मियोसिस 1 में इट लीड्स टू रिडक्शन इन क्रोमोसोम नंबर। इट लीड्स टू reduction in chromosome number यानी मेनली मियोसिस के मियोसिस 1 में क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। क्या हो जाता है क्रोमोसोम में मियोसिस 1 में क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। ठीक है, यानी एक्चुअल में जो रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर होता है वो मियोसिस 1 में होता है या मियोसिस 2 में होता है। आपको ध्यान रखना है मियोसिस 1 में होता है। अब मियोसिस 1 के किस फेज में होता है वो देखेंगे आगे, नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे। हाँ भाई, मियोसिस 1 में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर में किसी भी तरह का चेंज आता है या नहीं आता है? आता है। क्रोमोसोम तो हाफ हो जाता है, यानी यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। क्या? क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। मियोसिस 1 में डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम नहीं होता है या डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर नहीं होता है। होमोलोगस क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन होता है। क्या होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन होता है। तो यहां पे लिखेंगे डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम डज नॉट अकर इन मियोसिस 1। मियोसिस 1 में डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम division of chromosome does not occur in meiosis 1 does not occurs in meiosis 1 में किसी भी तरह का क्रोमोसोम में डिवीजन नहीं होता है या सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग नहीं होता है। ओनली सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम टेक्स प्लेस। यहां पे क्या होता है, सेग्रीगेशन होता है क्रोमोसोम का। ओनली सेग्रीगेशन ऑफ chromosome takes place। क्या? क्रोमोसोम का क्या होता है, सेग्रीगेशन होता है। सेग्रीगेशन क्या होता है हम देखेंगे आगे। मियोसिस 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है और रिकॉम्बिनेशन होता है। क्या? मियोसिस 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है और रिकॉम्बिनेशन होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। क्या? क्रॉसिंग ओवर होता है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है। किसमें? मियोसिस 1 में। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा मियोसिस 1 क्या लिखेंगे भाई, मियोसिस 1 इन्वॉल्व पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। यहां पे क्या होता है भाई, मियोसिस 1 इन्वॉल्व पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। Meiosis 1 involve pairing of homologous chromosome and recombination between them क्लियर है? तो ये है पूरा मियोसिस 1। नेक्स्ट मियोसिस 2। मियोसिस 2 में क्या होता है, ये इक्वेशनल डिवीजन है, जस्ट लाइक माइटोसिस। क्या? इट इज इक्वेशनल डिवीजन जस्ट लाइक माइटोसिस। यहां पे लिखेंगे इट इज
इक्वेशनल डिवीजन, इट इज इक्वेशनल डिवीजन जस्ट लाइक माइटोसिस। इट इज इक्वेशनल डिवीजन जस्ट लाइक माइटोसिस। ये इक्वेशनल डिवीजन है, जैसा माइटोसिस में होता है ठीक वैसा ही होता है। माइटोसिस में क्या होता था, क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं करता था। क्या क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं करता था, तो यहां पे भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेगा इट डज नॉट लीड्स टू एनी चेंज इन क्रोमोसोम नंबर। इट डज नॉट लीड्स टू any change in chromosome number। It does not leads any change in chromosome number। इसमें क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट याद करो, माइटोसिस में सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग होता था या क्रोमोसोम का स्प्लिटिंग होता था, यहां पे भी सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग होगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखेगा splitting of centromeres occurs during meiosis II। splitting of centromere occurs during splitting of centromere occurs during क्या, meiosis II। मियोसिस 2 में स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होता है। क्लियर है? तो ये था पूरा मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में। देखो मियोसिस 1 में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है। बस एक ओवरव्यू आप ध्यान में रखिए, मियोसिस 1 में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है। मियोसिस 1 में क्रोमोसोम का स्प्लिटिंग नहीं होता है, सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग नहीं होता है। यहाँ पे सेग्रीगेशन होता है होमोलोगस क्रोमोसोम का। क्या? होमोलोगस क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन होता है। सेग्रीगेशन क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, देखेंगे डिटेल में। क्लियर है? मियोसिस 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग होता है और मियोसिस 1 में रिकॉम्बिनेशन होता है या क्रॉसिंग ओवर होता है। मियोसिस 2 को इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, ठीक माइटोसिस के जैसा। यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं करता है और सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग होता है। क्या? सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग होता है। क्लियर है? अब हम मियोसिस को पढ़ेंगे दो पार्ट में। पढ़े है मियोसिस 1 और मियोसिस 2। इतना नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, तो देखिए मियोसिस 1 का 4 सब फेजेस होता है। क्या? मियोसिस 1 को 4 सब फेजेस में डिवाइड किया गया है। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। क्या? प्रोफेज 1 मियोसिस 1 को 4 सब फेजेस में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? तो प्रोफेज 1 लिखेंगे, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, प्रोफेज, मेटाफेज, उसके बाद एनाफेज 1, उसके बाद टीलोफेज 1। प्रोफेज 1 को 5 सब फेजेस में डिवाइड किया गया है। प्रोफेज 1 को 5 सब फेजेस में डिवाइड किया गया है। कौन सा? तो ये है लिप्टोटीन। क्या है? लिप्टोटीन। नेक्स्ट है जाइगोटीन, जाइगोटीन। नेक्स्ट पेकाइटीन या पेकीटीन, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकीटीन, डिप्लोटीन। क्या? डिप्लोटीन। और डिप्लोटीन के बाद डाइकाइनेसिस। क्या? डाइकाइनेसिस। ठीक है? तो प्रोफेज फर्स्ट को 5 सब फेजेस में डिवाइड किया गया है। प्रोफेज फर्स्ट को 5 सब फेजेस में डिवाइड किया गया। कौन सा? लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकीटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। एक बार बोलेंगे साथ में ना, क्योंकि इसको इसी सीक्वेंस में याद रखना जरूरी है। लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकीटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। ठीक है? इसको याद करने का तरीका क्या है? देखो, लिप्टोटीन से याद रखना है ले, जाइगोटीन से जाओ और पेकाइटीन से प्रसाद। ले जाओ प्रसाद। क्या? ले जाओ प्रसाद। लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन 2 आदमी में यानी डिप्लोटीन बांट दो। ठीक है? यानी डाइकाइनेसिस।
ले जाओ प्रसाद, दो आदमी में बांट दो, याद रहेगा। लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकेनेसिस। ठीक है, तो प्रोफेज फर्स्ट को 5 सब फेजेस में बांटा गया है। प्रोफेज फर्स्ट को 5 सब फेजेस में बांटा गया है, यानी जब हम पढ़ेंगे तो प्रोफेज फर्स्ट हेडिंग देंगे, लेकिन प्रोफेज के अंदर क्या पढ़ना शुरू कर देंगे, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकेनेसिस। जैसे ही डाइकेनेसिस पढ़ लेंगे यानी प्रोफेज फर्स्ट खत्म हो गया, प्रोफेज फर्स्ट खत्म हो गया, यानी प्रोफेज फर्स्ट में ये 5 सब फेजेस पढ़ेंगे। ठीक है, इस 5 सब फेजेस को पढ़ने के बाद प्रोफेज के बाद हम क्या शुरू करेंगे, मेटाफेज फर्स्ट, फिर एनाफेज फर्स्ट, फिर टेलोफेज फर्स्ट। क्लियर है। माइटोसिस में ही प्रोफेज फर्स्ट को, सॉरी मियोसिस में ही प्रोफेज फर्स्ट को लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस में डिवाइड करते हैं। ठीक है, माइटोसिस में ऐसा कुछ नहीं होता है, माइटोसिस में सिंपल प्रोफेज होता है, लेकिन मियोसिस का प्रोफेज 1, मियोसिस का प्रोफेज 1 कॉम्प्लेक्स होता है। क्लियर है। और आपको पता है कि मियोसिस 2 माइटोसिस के जैसा ही होता है। क्या, मियोसिस 2 माइटोसिस के जैसा ही होता है। तो यहाँ पे मियोसिस 2 में क्या हो जाएगा, तो मियोसिस 2 में हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा, प्रोफेज 2, क्या हो जाएगा, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2। क्लियर है। तो चलिए, आपको पता चल गया पढ़ेंगे कैसे। देखो एक ओवरव्यू समझो। मियोसिस 1 में जब सेल जाएगा, यानी प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, टेलोफेज 1 और प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज 1 में अगर जाएगा, यानी सेल मेरा कहां से आ चुका है, इंटरफेज से आ चुका है, इंटरफेज से आ चुका है। इंटरफेज में G1S G2 हो चुका है, डीएनए का रेप्लिकेशन, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हो चुका है। इंटरफेज हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इंटरफेज माइटोसिस में पढ़ चुके हैं, और मियोसिस में ठीक माइटोसिस के जैसा ही इंटरफेज होता है। क्लियर। तो हम इंटरफेज पढ़ चुके हैं। ये है इंटरफेज का न्यूक्लियस। अगर क्या इंटरफेज का न्यूक्लियस या इंटरफेज वाला सेल, तो इसमें पूरा तैयारी हो चुका है सेल डिवीजन का, यानी सेल अब किसमें जाएगा, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1 इसमें जाएगा। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज 1 में जाएगा। जैसे ही सेल प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज 1 में जाएगा, उसके बाद आपको पता है एक सेल से क्या हो जाएगा, 2 सेल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक सेल से 2 सेल बन जाएगा। पता है ना, अगर इस सेल के पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 है तो इसके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 और इसके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23। ये तो हो गया आपका मियोसिस 1। ठीक है। लेकिन आपको पता है कि प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, टेलोफेज 1, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज 1 में साइटोप्लाज्म का तो डिवीजन नहीं होता है। किसका डिवीजन होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। यानी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज 1 के बाद सेल कुछ ऐसा दिखेगा। क्लियर है, 2 न्यूक्लियस एक सेल के अंदर दिखेगा। क्लियर। उसके बाद होगा साइटोकाइनेसिस। क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। और जब साइटोकाइनेसिस हो जाएगा तो 2 सेल आपको दिखेगा। ये हो गया कंप्लीट मियोसिस 1। उसके बाद ये दोनों सेल किसमें जाएगा, मियोसिस 2 में जाएगा। किसमें जाएगा, मियोसिस 2 में जाएगा। जब ये मियोसिस 2 में जाएगा तो एक सेल से 2 सेल बनेगा और इस सेल से भी 2 सेल बनेगा। यानी कंप्लीट मियोसिस के बाद कितना सेल बन जाएगा, टोटल 4 सेल बन जाएगा। कितना भाई, 4 सेल बन जाएगा। यानी कि साइटोकाइनेसिस 2 बार होगा। साइटोकाइनेसिस 2 बार होगा, एक मियोसिस 1 के बाद साइटोकाइनेसिस और दूसरा मियोसिस 2 के बाद साइटोकाइनेसिस। मियोसिस 1 के बाद भी साइटोकाइनेसिस और मियोसिस 2 के बाद भी साइटोकाइनेसिस। जनरली एनिमल में साइटोकाइनेसिस 2 बार होता है, प्लांट में साइटोकाइनेसिस एक ही बार होता है। क्या, प्लांट में साइटोकाइनेसिस एक ही बार होता है। देखो प्लांट का सीन कुछ ऐसा होता है। प्लांट में क्या होता है, मियोसिस 1 डिवाइड हो गया और मियोसिस 1 में न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया। अगेन फिर इसी में क्या हो जाएगा, मियोसिस 2 चला जाएगा। क्या चला जाएगा भाई, मियोसिस 2 चला जाएगा और एक ही सेल के अंदर 4 न्यूक्लियस बन जाएगा। क्या, 4 न्यूक्लियस। उसके बाद सेल प्लेट फॉर्मेशन होगा, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा। आ रहा है समझ में, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा। तो प्लांट के केस में मियोसिस जो होता है ना, मियोसिस 1, मियोसिस 2, तो मियोसिस 1 के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होता है। फर्दर ये न्यूक्लियस दोनों कहां पे चला जाता है, मियोसिस 2 में चला जाता है। कहां चला जाता है, मियोसिस 2 में चला जाता है। वहां पे न्यूक्लियस का डिवीजन होता है और एक ही बार क्या होता है, सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है या सेल प्लेट का फॉर्मेशन हो जाता है। इसमें 4 सेल बनते हैं। ठीक है।
ऐसा होता है प्लांट सेल में। लेकिन जनरली एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस कितने बार होता है? 2 बार होता है। क्लियर? अब सुनो भाई, पढ़ेंगे कैसे हम? तो मियोसिस वन में हम पढ़ेंगे प्रोफेज 1। क्या पढ़ेंगे? प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 में हेडिंग देंगे और प्रोफेज 1 के अंदर हम पढ़ना शुरू कर देंगे लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। ठीक है, यानी जैसे ही डाइकाइनेसिस पढ़ेंगे यानी प्रोफेज 1 खत्म हो गया। प्रोफेज 1 खत्म हो गया। तुम याद करो कि माइटोसिस के प्रोफेज 1 में क्या होता है? माइटोसिस के प्रोफेज में क्या होता है? माइटोसिस में तो प्रोफेज 1 2 जैसा कॉन्सेप्ट नहीं था। माइटोसिस के प्रोफेज में क्या होता है? तो माइटोसिस के प्रोफेज में होता है क्रोमैटिन मटेरियल का कंडेंसेशन, उसके बाद सेंट्रियोल अपने अपोजिट पोल पे जाने लगता है, सेल ऑर्गेनेल्स डिसअपियर हो जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाता है। यही होता है, यही होता है ना। यानी कि मियोसिस के अगर प्रोफेज 1 में सेल जा रहा है तो ये सब काम होगा। क्या क्या? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होगा, न्यूक्लियोलस डिसअपियर होगा, सेल ऑर्गेनेल्स डिसअपियर होगा, ये सब काम होगा। सेंट्रियोल अपने अपोजिट पोल पे जाएगा। यानी मियोसिस के प्रोफेज 1 में माइटोसिस के प्रोफेज में जो होता था वो तो होगा ही, उसके अलावा प्रोफेज 1 को ये लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस 5 सब फेजेस में डिवाइड किया गया है। आपको पता है क्यों किया गया है? क्योंकि क्रोमोसोमल बिहेवियर चेंज होता है। मियोसिस में क्या होता है? क्रोमोसोमल बिहेवियर चेंज होता है। तो क्रोमोसोमल बिहेवियर चेंज होता है उसके बेसिस पे क्या 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 क्रोमोसोमल बिहेवियर चेंज होता है उसके बेसिस पे प्रोफेज 1 को लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस में बांटा गया है। यानी कि यहां पे आप क्रोमोसोम के बिहेवियर को तो देखेंगे ही। प्रोफेज 1 में लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस में क्रोमोसोम के बिहेवियर को देखेंगे, साथ ही साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसोल्यूशन होगा, न्यूक्लियोलस का डिसोल्यूशन होगा और सेल ऑर्गेनेल्स डिसअपियर होगा। ये सब काम होगा, सेंट्रियोल अपने अपोजिट पोल पे जाने लगेगा। तो ये हम प्रोफेज 1 में पढ़ेंगे। प्रोफेज 1 के बाद हम क्या पढ़ेंगे? मेटाफेज 1 पढ़ेंगे, उसके बाद एनाफेज 1 पढ़ेंगे, उसके बाद टेलोफेज 1 पढ़ेंगे। जैसे ही सेल इसमें चला जाएगा प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, टेलोफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1 में चला जाएगा, उसके बाद हम पढ़ेंगे साइटोकाइनेसिस। क्या पढ़ेंगे? साइटोकाइनेसिस। नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। उसके जस्ट बाद से किसमें जाएगा? अगर तुमको याद हो तो किसमें जाएगा? इंटरकाइनेसिस में जाएगा। किसमें जाएगा? इंटरकाइनेसिस में जाएगा। इंटरकाइनेसिस पढ़ेंगे। इंटरकाइनेसिस छोटा सा ट्रांजिशनल फेज है जिसमें सेल मियोसिस 1 से मियोसिस 2 में जाता है, उसको कहते हैं इंटरकाइनेसिस। बहुत कम समय का होता है। क्लियर? चलिए, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? मियोसिस 2 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मियोसिस 2। मियोसिस 2 ठीक माइटोसिस के ही जैसा है, इसमें कुछ अलग नहीं है। और मियोसिस 2 उसके बाद साइटोकाइनेसिस, इसके साथ अपना सेल डिवीजन हो जाएगा खत्म, इसके साथ अपना मियोसिस हो जाएगा खत्म। क्या खत्म हो जाएगा भाई? मियोसिस खत्म हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आया? तो हेडिंग देना प्रोफेज 1। हेडिंग देंगे प्रोफेज 1। हेडिंग देंगे मियोसिस 1 और मियोसिस 1 में प्रोफेज 1। हम क्या पढ़ रहे हैं? मियोसिस 1 पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? मियोसिस 1। मियोसिस 1 में क्या पढ़ रहे हैं? प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 और प्रोफेज 1 में क्या पढ़ रहे हैं? क्या प्रोफेज 1 में क्या पढ़ रहे हैं? लिप्टोटीन। क्या पढ़ रहे हैं? लिप्टोटीन। ठीक है, चलो प्रोफेज 1 का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ये जो है ना, ये पूरे मियोसिस का कॉम्प्लेक्स फेज है। क्या? पूरे मियोसिस का कॉम्प्लेक्स फेज है और सबसे बड़ा फेज है। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मियोसिस में सबसे बड़ा और कॉम्प्लेक्स फेज कौन सा है, आंसर चला जाएगा प्रोफेज 1। क्या? प्रोफेज 1। ये माइटोसिस के प्रोफेज से तो बहुत कॉम्प्लेक्स है। क्या? माइटोसिस के प्रोफेज से बहुत कॉम्प्लेक्स है। यानी माइटोसिस का प्रोफेज सिंपल था, माइटोसिस का प्रोफेज सिंपल था, जबकि मियोसिस का प्रोफेज 1 मोर कॉम्प्लेक्स और लॉन्गर होता है। क्लियर है? तो नेक्स्ट इसमें लिखिएगा लॉन्गर एंड कॉम्प्लेक्स। ये बड़ा होता है और कॉम्प्लेक्स फेज होता है। प्रोफेज 1 को क्लासिफाइड किया गया है 5 सब फेजेस पे। और 5 सब फेजेस में क्यों क्लासिफाई किया गया? किसके बेसिस पे किया गया है?
क्रोमोसोमल बिहेवियर के बेसिस पे किया गया है। किसके बेसिस पे? क्रोमोसोमल बिहेवियर के बेसिस पे प्रोफेज 1 को 5 सब स्टेजेस में या सब फेजेस में डिवाइड किया गया है। यहां पे लिखेंगे प्रोफेज 1 इज क्लासिफाइड इन 5 सब स्टेजेस। प्रोफेज 1 क्या भाई? प्रोफेज 1 is classified in 5 substages is classified in 5 substages based on chromosomal behavior. Based on chromosomal behavior. क्रोमोसोमल बिहेवियर के बेसिस पे प्रोफेज 1 को 5 सब स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला अभी हम पढ़ेंगे, हेडिंग देना लिप्टोटीन। क्या पढ़ेंगे भाई? लिप्टोटीन लैप्टोटीन इसको पढ़ते हैं या लिप्टोटीन, जो मैंने पढ़ा भाई। हाँ भाई, लेप्टोटीन में क्या होता है कि क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल, धीरे धीरे क्रोमोसोम विजिबल होने लगता है। आपको पता है, यहां पे जब सेल डिवीजन इंटरफेज के बाद जब सेल एम फेज में आता है, मियोसिस में या माइटोसिस फेज में जाता था, तो याद करो क्रोमेटिन मटेरियल का कंडेंसेशन होता था और क्रोमोसोम विजिबल होता था। वैसे ही यहां पे भी क्रोमेटिन मटेरियल का कंडेंसेशन होगा और क्रोमोसोम विजिबल होगा। लेकिन जो काम वहां पे सिंपल प्रोफेज में हो जाता था, यहाँ पे वही काम धीरे धीरे होगा लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस में। क्लियर है? तो लिप्टोटीन में क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल, यानी धीरे धीरे यहाँ पे विजिबल होने लगता है। कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम थ्रू आउट लिप्टोटीन, यानी लिप्टोटीन में थ्रू आउट लिप्टोटीन क्रोमोसोम का कॉम्पैक्शन होता है या क्रोमेटिन मटेरियल का कंडेंसेशन होता है। इस स्टेज को, लिप्टोटीन स्टेज को बकेट स्टेज भी कहते हैं। क्या? बकेट स्टेज भी कहते हैं। ऐसा लगता है कि फ्लावर का बकेट है। क्या? न्यूक्लियस जो है वो क्या है? फ्लावर का बकेट है, क्योंकि जो क्रोमेटिन मटेरियल पूरे न्यूक्लियस में इधर उधर डिस्ट्रीब्यूटेड था, वो एक जगह पे आके कंडेंस्ड होने लगता है। तो ऐसा लगता है कि न्यूक्लियस में क्या है? फ्लावर का क्या है? बकेट है। इसलिए लिप्टोटीन को बकेट स्टेज भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बकेट स्टेज किसको कहते हैं? आंसर जाएगा लिप्टोटीन। किसको कहते हैं? लिप्टोटीन को। देखो होता क्या है, ये है तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये है न्यूक्लियस। यहाँ पे सेंट्रियोल अपने अपोजिट पोल पे जाना शुरू कर दिया है। सेंट्रियोल अपने अपोजिट पोल पे जाना शुरू कर देगा। ठीक है, चलिए धीरे धीरे जाएगा। आगे क्या होगा? क्या होगा? ऐसा लगता है कि पूरा क्रोमेटिन मटेरियल किसी एक जगह पे आके कंडेंस्ड हो रहा है। क्रोमेटिन मटेरियल एक जगह पे आके क्या हो रहा है? कंडेंस्ड हो रहा है। इसलिए इस स्टेज को कहते हैं बकेट स्टेज। क्या कहते हैं? बकेट स्टेज। क्लियर है? क्या कहते हैं भाई? बकेट स्टेज कहते हैं। क्लियर? तो फ्लावर के बकेट के जैसा ये होता है लिप्टोटीन। अच्छा, एक बात और, ये जो पूरा डायग्राम है आपके नोट्स में नहीं है, डायग्राम आपको बोर्ड से ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, और आप पॉज कर लीजिएगा स्क्रीन को और अपना बनाइएगा। ठीक है, फिर भी डायग्राम में अगर कोई डाउट होता है तो अपने कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेंगे। लिप्टोटीन में लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट में, क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल। क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल। क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल। नेक्स्ट, कंपैक्शन ऑफ, क्या? कंपैक्शन ऑफ क्रोमोसोम थ्रू आउट लिप्टोटीन। कंपैक्शन ऑफ क्रोमोसोम, कंपैक्शन ऑफ क्रोमोसोम, compaction of chromosome throughout लिप्टोटीन, throughout लिप्टोटीन। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट में इसको बकेट स्टेज भी कहते हैं। क्या? बकेट स्टेज भी कहते हैं, BOUQUET, बकेट स्टेज। ठीक है, तो फ्लावर के बकेट के जैसा इसका न्यूक्लियस दिखाई देता है, इसलिए इसको कहते हैं बकेट स्टेज।
इतना नोट डाउन करेंगे। लिप्टोटीन, लिप्टोटीन के बाद न्यूक्लियस किसमें जाएगा, जाइगोटीन में जाएगा। क्या किसमें जाएगा, जाइगोटीन में जाएगा। क्लियर है, चलिए तो नेक्स्ट हेडिंग देंगे जाइगोटीन। नेक्स्ट हेडिंग देंगे जाइगोटीन। क्या, जाइगोटीन। लिप्टोटीन के बाद जाइगोटीन। देखो जाइगोटीन में क्या होता है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, याद है ना पिछले क्लास में हम बताए थे होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है भाई। होमोलोगस क्रोमोसोम, जैसा क्रोमोसोम मैटरनल साइड से आता है वैसा ही क्रोमोसोम पैटर्नल साइड से आता है। जैसे हमारे पास जैसा क्रोमोसोम नंबर 3 पेरेंट्स से आया होगा, मतलब मेरे फादर से आया होगा, वैसा ही 3 नंबर क्रोमोसोम कहां से आया, मेरे पास मदर से आया। कहां से आया, मदर से आया। ठीक है, तो दोनों 3 नंबर क्रोमोसोम एग्जैक्टली मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे और उनका फंक्शन भी क्या होगा, सिमिलर होगा। वो सेम फंक्शन को, सेम कैरेक्टर्स को कंट्रोल करेंगे, तो उसको क्या कहेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम। और ऐसा होता है, ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम। बस एक सेक्स क्रोमोसोम होमोलोगस नहीं होता है, मेल में एक्स और वाई। क्लियर है, बाकी सारे क्रोमोसोम क्या होते हैं, मेल में होमोलोगस होते हैं, और फीमेल में एक्स और एक्स, यानी सारे क्रोमोसोम क्या होते हैं फीमेल में, यानी 23 पेयर होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, जबकि मेल में 22 पेयर होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं। 1 पेयर क्रोमोसोम जो है ना मेल में, वो होमोलोगस नहीं होता है। क्लियर है, इतना पता है, आगे बढ़ते हैं। तो जाइगोटीन में होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग होता है। देखो मियोसिस में ऐसा कुछ नहीं होता था, मियोसिस में ऐसा, सॉरी माइटोसिस में ऐसा कुछ नहीं होता था, लेकिन मियोसिस में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग होता है। क्या, होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग होता है, जबकि माइटोसिस में होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग नहीं होता है। जबकि हमारे बॉडी के ईच एंड एवरी सेल में होमोलोगस क्रोमोसोम है, लेकिन बस जर्मिनेटिव सेल में, क्या, बस जर्मिनेटिव सेल या रिप्रोडक्टिव सेल में ही जहां पे मियोसिस होता है वहीं पे होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है, वहीं पे होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है। तो जाइगोटीन में होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है, और होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयरिंग को कहते हैं साइनेप्सिस। क्या कहते हैं, साइनेप्सिस। होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयरिंग से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है, इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को कहते हैं साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो साइनेप्सिस कहां पे हुआ, कहां पे हुआ, जाइगोटीन में। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहां पे बना, जाइगोटीन में। कहां पे बना भाई, जाइगोटीन में। इस साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स से जो स्ट्रक्चर बनता है ना, उसको बोलते हैं बाइवैलेंट। क्या कहते हैं, बाइवैलेंट। क्यों, क्योंकि 2 होमोलोगस क्रोमोसोम से बनता है, या इसी को कहते हैं टेट्राड। क्यों, क्योंकि 2 होमोलोगस क्रोमोसोम में 4 क्रोमैटिड होते हैं। क्या होते हैं, 4 क्रोमैटिड होते हैं। चलो देखते हैं कैसे होता है सर। ये है सेल, और ये है न्यूक्लियस, और इसके अंदर होता है होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम। ये जैसे मान लेते हैं क्रोमोसोम नंबर 3 मैटरनल साइड, और आपको पता है ये 2 क्रोमैटिड वाला क्रोमोसोम बनेगा, पता है ना, 2 क्रोमैटिड वाला क्रोमोसोम बनेगा। क्यों, क्योंकि सर एस फेज में रेप्लिकेशन हो चुका है डीएनए में। वेरी गुड, ये हो गया पैटर्नल क्रोमोसोम। दोनों ऑरेंज नहीं, यहाँ पे आपको 4 डिफरेंट कलर के पेन आपके पास होने चाहिए, ठीक है। तो ये मैटरनल ऑरेंज वाला और ये पैटर्नल क्रोमोसोम, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम का क्या हो जाता है, पेयरिंग हो जाता है। क्या हो जाता है, पेयरिंग हो जाता है। और यहाँ पे हम येलो ले लेते हैं, एक क्रोमोसोम नंबर 2 है ये, और ये क्रोमोसोम नंबर 2 पैटर्नल साइड का, एक मदर साइड का क्रोमोसोम नंबर 2 और एक फादर साइड का क्रोमोसोम नंबर 2। दोनों आपस में क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम है। क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम है। सुनो भाई, बात को ध्यान से सुनना, कुछ नहीं समझ में आया तो जरूर पूछना। देखो जाइगोटीन में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग होता है। ये क्रोमोसोम नंबर 3 मैटरनल साइड का, और ये भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम 3 पैटर्नल साइड का, दोनों आपस में क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम है। क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम है। तो जाइगोटीन में होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है। क्या, जाइगोटीन में होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है। दोनों क्रोमोसोम आपस में पास में आते हैं, ठीक है। तो पास में आने के इस प्रोसेस को, एसोसिएशन के प्रोसेस को कहते हैं साइनेप्सिस। क्या कहते हैं, साइनेप्सिस। और दोनों को चिपकाने के लिए क्या चाहिए, एक फेविकॉल चाहिए,
तो फेविकॉल से ये चिपक जाता है और जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है ना उसको कहते हैं साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं? साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो ये है साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ये है साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। बात को समझिएगा भाई, ये क्या है? साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ये ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा मत समझना कि क्रोमोसोम ऐसे चिपक रहे हैं। क्रोमोसोम ऐसे नहीं चिपक रहे हैं, समझ में आया? क्रोमोसोम एक दूसरे के ऊपर चिपक रहे हैं, क्रोमोसोम एक दूसरे के ऊपर चिपक रहे हैं, ठीक है? जो कहने का मतलब है ये है क्रोमोसोम नंबर, ये मैटरनल क्रोमोसोम। क्या है ये? मैटरनल क्रोमोसोम। तो इसमें जो पैटर्नल क्रोमोसोम है वो इस फैशन से नहीं जुड़ा हुआ है, इस तरह से नहीं है, इस तरह से नहीं, इस तरह से तो दिखाना मेरा मजबूरी है, ठीक है? ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग है वो कैसे है? इसके ऊपर है, ये इसके ऊपर है। ये मैटरनल क्रोमोसोम व्हाइट वाला, तो इसके ऊपर आपको येलो वाला, ये ऐसे है। कैसे है? देखा तुमको? ये ऐसे है, समझ में आ गया? एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करता हुआ स्ट्रक्चर है ये मैटरनल क्रोमोसोम और इसके ऊपर पैटर्नल क्रोमोसोम, ये आपस में ऐसे है। क्लियर है? ऐसे है, ठीक है? ये चारों क्रोमेट सॉरी ये 1 2 3 4 ये चारों क्रोमेटिड एक दूसरे से क्या है? जुड़े हुए हैं। ऐसे है, ऐसा नहीं कि एक और एक ये वाला क्रोमेटिड आपस में जुड़ा हुआ है ना, ऐसा नहीं है, ठीक है? ये ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर है, लेकिन हम बोर्ड पे 2D स्ट्रक्चर पे 3D दिखाई नहीं सकते हैं। समझ में आ रहा ना अभी? इस कारण से आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं कि ये और ये और ये और ये क्रोमेटिड आपस में जुड़े हुए हैं। आपको पता है ये दोनों ऑरेंज वाले क्रोमेटिड को कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड, दोनों ब्लू वाले को कहेंगे सिस्टर क्रोमेटिड, लेकिन एक ऑरेंज और एक ब्लू वाले क्रोमेटिड को क्या कहेंगे? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। क्या कहेंगे? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आपस में पेयर्ड बनाए हुए हैं, समझ में आ गया? आपस में जुड़े हुए हैं। क्लियर? तो जो एसोसिएशन होता है होमोलोगस क्रोमोसोम का, क्या होमोलोगस क्रोमोसोम का एसोसिएशन होता है उसको कहते हैं साइनेप्सिस। क्या कहते हैं? साइनेप्सिस कहते हैं। तो ये साइनेप्सिस हुआ, यानी होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग हो गई। साइनेप्सिस के बाद जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसको कहते हैं साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं? साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं? साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहां बना? जाइगोटीन में। साइनेप्सिस कहां पे हुआ? जाइगोटीन में। क्या हुआ? जाइगोटीन में। देखो अगर इस साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स को अगर आप देखिएगा तो इसको हम बाइवैलेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइवैलेंट। क्यों कहते हैं बाइवैलेंट साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स को? क्यों कहते हैं? क्योंकि 2 क्रोमोसोम से बनता है, क्योंकि 2 क्रोमोसोम है, क्योंकि बाइवैलेंट। क्यों? क्योंकि 2 क्रोमोसोम है, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम है साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स में, इसलिए इसको कहते हैं बाइवैलेंट। या कोई साइंटिस्ट उसको टेट्राड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेट्राड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं टेट्राड? क्योंकि 4 क्रोमेटिड है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, समझ में आ गया? तो 4 क्रोमेटिड है तो टेट्राड, और 2 होमोलोगस क्रोमोसोम है तो इस स्ट्रक्चर को कहते हैं बाइवैलेंट। क्वेश्चन क्या आएगा यहां से? क्वेश्चन आएगा सिंपल, साइनेप्सिस कहां पे होता है, यानी होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग कहां पे होती है? जाइगोटीन में। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहां पे बनता है? जाइगोटीन में। बाइवैलेंट टेट्राड कहां पे बनता है? कहां पे बनता है? जाइगोटीन में बनता है, याद रखना, बनता है। चलिए लिखते हैं जाइगोटीन में क्या क्या होता है। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम लिखेंगे, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, pairing of homologous chromosome, and this process of association is called synapsis. And this process of association and this process of association and this process of association क्या कहलाता है भाई? साइनेप्सिस कहलाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा साइनेप्सिस कहां पे होता है? जाइगोटीन में। कहां पे होता है? जाइगोटीन में, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट में along it क्या and it is along क्या and it is along with formation of complex structure called synaptonimal complex। और साइनेप्सिस के बाद इसको पूरा लिखते नहीं है लैंग्वेज में, बहुत ज्यादा लग जाएगा टाइम, इसलिए आप इसको नोट से जरूर लिखिएगा, लेकिन हम इसको पॉइंट वाइज लिखते जाएंगे, ठीक है? तो जो साइनेप्सिस के बाद जो ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है ना, क्या जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है, इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं?
क्या कहते हैं, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स से क्या जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है उसको हम लोग कहते हैं बाईवैलेंट। क्या कहते हैं भाई, बाईवैलेंट कहते हैं। ये है बाईवैलेंट। ये क्या है, एक बाईवैलेंट है। ये क्या है, एक बाईवैलेंट है। बाईवैलेंट क्यों बोले, ड्यू टू होमोलोगस क्रोमोसोम, ड्यू टू टू होमोलोगस क्रोमोसोम, ड्यू टू होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। और इसको टेट्राड क्यों बोले, या तो आप साइनेप्टोनिमल को बाईवैलेंट कहिए या फिर इसको क्या कह सकते हैं, टेट्राड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भाई, टेट्राड कह सकते हैं। क्यों कहते हैं टेट्राड, ड्यू टू 4 क्रोमैटिड, वेरी गुड, ड्यू टू 4 क्रोमैटिड, ड्यू टू 4 क्रोमैटिड। बोलो भाई क्लियर है। तो जाइगोटीन अपना हो गया। देखो लिप्टोटीन में क्रोमोसोम ग्रेजुअली विजिबल हुआ था, कंडेंसेशन थ्रू आउट लिप्टोटीन होता है, इसको बकेट स्टेज कहते हैं। लिप्टोटीन के बाद जाइगोटीन, जाइगोटीन में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग होता है जिसको साइनेप्सिस कहते हैं। और साइनेप्सिस से साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है और साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स को बाईवैलेंट या टेट्राड कहते हैं। बाईवैलेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि 2 होमोलोगस क्रोमोसोम है। टेट्राड क्यों कहते हैं, क्योंकि 4 क्रोमैटिड होता है। क्लियर है जाइगोटीन। जाइगोटीन के बाद हम अभी पढ़ेंगे पेकिटीन। क्या पढ़ेंगे भाई, पेकिटीन। तो हेडिंग देंगे पेकिटीन, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन। पेकाइटीन, पेकाइटीन क्या है, लॉन्गर देन लिप्टोटीन एंड जाइगोटीन। सबसे फर्स्ट पॉइंट यहां पे लिखिएगा, ये लॉन्गर देन लिप्टोटीन एंड जाइगोटीन। देखो प्रोफेज 1 पूरे मियोसिस का मोस्ट कॉम्प्लेक्स फेज। क्लियर, प्रोफेज 1। इस प्रोफेज 1 का 5 सब फेजेस, प्रोफेज 1 का 5 सब फेजेस कौन कौन सा, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकिनेसिस। इस पांचों में फिर मोस्ट कॉम्प्लेक्स कौन, तो पांचों में मोस्ट कॉम्प्लेक्स पेकिटीन। कौन है, पेकाइटीन, ठीक है। कौन है, पेकाइटीन, ठीक है, या पेकिटीन या पेकाइटीन, जो अच्छा लगता है बोलो, पेकिटीन। देखो भाई जाइगोटीन में क्या हुआ, होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग हुआ। क्या हुआ, बात को समझना, जाइगोटीन में क्या हुआ, होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग हुआ, साइनेप्सिस हुआ, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना। इस साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को बाईवैलेंट या टेट्राड कहते हैं। क्या कहते हैं, बाईवैलेंट या टेट्राड कहते हैं। ये बना कहां पे बना, जाइगोटीन में बना। जाइगोटीन के बाद क्या आएगा, पेकिटीन। क्या आएगा भाई, पेकिटीन। तो जाइगोटीन में बना बाईवैलेंट या टेट्राड, जाइगोटीन में बना सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, जाइगोटीन में बना, लेकिन क्लियरली विजिबल कहां पे होगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई। क्लियरली विजिबल कहां पे होगा, बाईवैलेंट या टेट्राड। जवाब देना है कि बाईवैलेंट या टेट्राड क्रोमोसोम क्लियरली विजिबल होगा पेकाइटीन में। देखो बना कहां पे, जाइगोटीन में। क्लियरली विजिबल कहां पे हुआ, पेकाइटीन में। कहां पे हुआ, पेकाइटीन में। कहां पे हुआ, पेकाइटीन में। दोनों क्रोमोसोम को पास में लाए हैं और एक दूसरे से चिपका दिए साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के हेल्प से। क्या पास में लाए ही क्यों है, क्या पास में लाए ही क्यों है, एक क्रोमोसोम ये दूसरा क्रोमोसोम पास में लाए और चिपका दिए, किसके हेल्प से, किसके हेल्प से, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के हेल्प से। ठीक है, चिपकाने का जरूरत इसलिए पड़ा क्योंकि दोनों निगेटिव चार्ज है, सेम चार्ज है, और आपको पता है कि सेम चार्ज आपस में एक दूसरे को रिपेल करता है। समझ में आ गया, तो दोनों क्रोमोसोम साथ में तो रहना नहीं चाहता है, लेकिन हम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, दोनों को साथ में लाते हैं। क्लियर है, तो ये बनता कहां पे है, जाइगोटीन में। क्लियरली विजिबल कहां पे होता है, पेकाइटीन में। याद रहेगा, क्लियरली विजिबल कहां पे होता है, पेकाइटीन में। क्लियर, तो बाईवैलेंट क्रोमोसोम क्लियरली अपीयर्स एज अ टेट्राड इन पेकाइटीन या क्लियरली विजिबल इन पेकाइटीन। क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। पेकाइटीन में रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनता है। क्या बनता है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनता है। एक बार फिर से, एकदम इंपॉर्टेंट है, पेकाइटीन में रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनता है। क्या, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। देखो ये क्लियरली विजिबल हो गया। क्लियर है, अब यहां पे दोनों क्रोमोसोम, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम मैटरनल और पैटर्नल आए ही थे, क्यों, रिकॉम्बिनेशन के लिए, या इसी को कहते हैं क्रॉसिंग ओवर के लिए। किस लिए आए थे, क्रॉसिंग ओवर करने के लिए। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है। क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। देखना, बात को ध्यान से समझना है। ये है ऑरेंज वाला क्रोमोसोम। क्या है भाई, ये एक ऑरेंज क्रोमोसोम है। देखो
ये एक क्रोमेटिड और ये दूसरा क्रोमेटिड, क्लियर है। ये हो गया सेंट्रोमियर, तो ये एक क्रोमेटिड और ये दूसरा क्रोमेटिड, क्लियर। ऑरेंज के साथ ब्लू वाला है, ये एक क्रोमेटिड और ये दूसरा क्रोमेटिड, क्लियर। तो ये जो बाईवैलेंट या टेट्राड है ये कहां पे बना था, उसी का सिंपल फॉर्म है, समझ में आ रहा है। बाईवैलेंट या टेट्राड कहां बना था, जाइगोटिन में। क्लियरली विजिबल कहां हुआ, पेकाइटिन में। यहां पे क्या देखने को मिलता है, आपको पता नहीं, ये आपस में एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, यानी जो ये जो स्ट्रक्चर है होमोलोगस क्रोमोसोम का जो पेयरिंग है वो एक्चुअल में ऐसा है, कैसा है, वो एक्चुअल में ऐसा है। ये ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर है, यानी यहीं पे तो है, ये एक दूसरे में ओवरलैप की हुई ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। लेकिन इससे अच्छा ये दिखाना है, इसलिए इसको ये दिखा रहे हैं हम आपको, ठीक है। होता क्या है कि होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में सेंट्रोनिमल कॉम्प्लेक्स बना लिए, तो कुछ समय के बाद पेकाइटिन में क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनता है। क्या बनता है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनता है। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल क्या है, वैसा साइट है, क्या है, वैसा साइट है। ये देखो यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बन रहा है, और रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल क्या है, वैसा साइट है जहां पे क्रॉसिंग ओवर होता है। क्या क्या क्या, वैसा साइट है जहां पे क्रॉसिंग ओवर होता है। देखो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल होमोलोगस क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमेटिड के बीच बनता है या होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच बनता है, तो होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच बनता है। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल ऑरेंज ऑरेंज के बीच नहीं बन रहा है, ऑरेंज और ब्लू वाले के बीच बनता है। क्या, ऑरेंज और ब्लू वाले के बीच बनता है, याद रहेगा, याद रहेगा। तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कहां पे क्या होता है, तो होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच बनता है। क्या, होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच बनता है रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। क्या, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। तो ये सब है रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल वैसा साइट है जहां से क्रॉसिंग ओवर होता है। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल वैसा साइट है जहां पे क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर क्या है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। लेट्स से मान लीजिए ये मैटरनल क्रोमोसोम और ये है पैटर्नल क्रोमोसोम। क्या, मैटरनल क्रोमोसोम और पैटर्नल क्रोमोसोम, तो जब क्रॉसिंग ओवर हो गया तो देखो ना, जब क्रॉसिंग ओवर हो गया तो ऑरेंज वाले क्रोमोसोम पे, ये ऑरेंज वाले क्रोमोसोम पे क्या हो जाता है, ये जब क्रॉसिंग ओवर हो गया तब का हम आपको सीन दिखा रहे हैं। तो ऑरेंज वाले आर्म की जगह क्या आ जाता है, ये ब्लू वाला आर्म आ गया। क्या, ऑरेंज वाले आर्म की जगह ये ब्लू वाला आर्म आ गया, ये ब्लू वाला आर्म आ गया, हो गया क्रॉसिंग ओवर। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। क्या, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, इसी को कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्या, क्रॉसिंग ओवर। ये एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल ना एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस है, और यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। तो रिकॉम्बिनेशन के लिए जो एंजाइम चाहिए वो चाहिए रिकॉम्बिनेज। क्या चाहिए, रिकॉम्बिनेज। क्या चाहिए, रिकॉम्बिनेज। तो यहाँ पे कैसे दिखा सकते हैं, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन जाता है, उसके बाद ये क्लियरली विजिबल हो जाता है बाईवैलेंट टेट्राड, और पेकाइटिन में यहाँ पे बनता है रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। ये क्या है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल है। ये क्या है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल है। ये सब क्या है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल है। तो देखो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बना, उसके बाद एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हुआ। क्या, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। दो होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, और इसी को कहते हैं रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर। इसी के कारण तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, वेरिएशन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, वेरिएशन देखने को मिलता है। देखो, तो ये पहले मैटरनल क्रोमोसोम, तो मैटरनल क्रोमोसोम तो ये अभी भी है, साथ ही में इसके पास कुछ पैटर्नल क्रोमोसोम का क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। ये देखो पैटर्नल क्रोमोसोम और इसके पास मैटरनल क्रोमोसोम का थोड़ा सा कुछ के पास प्रॉपर्टी है, तो इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर। यही रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर के कारण वेरिएशन अराइज होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। क्या होता है, वेरिएशन अराइज होता है।
क्लियर है। तो पेकाइटिन स्टेज में क्या होता है, पेकाइटिन स्टेज में बाइवैलेंट या टेट्राइड क्लियरली विजिबल होते हैं, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनता है। क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनता है। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल क्या है, वैसा साइट है जहां पे होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच क्रॉसिंग ओवर होता है। क्या क्रॉसिंग ओवर होता है, तो क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे होता है किसमें, पेकाइटिन स्टेज में। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कहां बनता है, पेकाइटिन में। क्रॉसिंग ओवर कहां पे होता है, पेकाइटिन में। क्रॉसिंग ओवर एक एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस है और यहाँ पे एंजाइम लगता है रिकॉम्बिनेज। क्या लगता है, रिकॉम्बिनेज। क्या लगता है, रिकॉम्बिनेज। क्लियर है। तो ये सब काम होता है आपका किसमें, पेकाइटिन में। रिकॉम्बिनेशन होता है या क्रॉसिंग ओवर होता है जेनेटिक मटेरियल के बीच में। जैसे मान लो ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम का नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है। क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है। यहाँ पे इस पॉइंट पे बनता है रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। क्या बना, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। रेड और ग्रीन यहाँ पे बना रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, क्या नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, होमोलोगस क्रोमोसोम का नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। जब यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होगा या क्रॉसिंग ओवर होगा तो क्या होगा, इसका जेनेटिक मटेरियल इस पे चला जाएगा और इसका जेनेटिक मटेरियल इस पे चला जाएगा। आया समझ में। तो ये जेनेटिक मटेरियल आ गया इस पे, इसी को बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं इसको, रिकॉम्बिनेशन। इसका इस पे रिकॉम्बिनेशन, इसका इस पे रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर। क्लियर है। इसी कारण जो जेनेटिक मटेरियल में एक्सचेंज होता है, मैटरनल और पैटर्नल जेनेटिक मटेरियल में एक्सचेंज होता है, इसी कारण अराइज होता है वेरिएशन। क्या अराइज होता है, वेरिएशन। क्लियर है। तो पेकाइटिन स्टेज में, क्या पेकाइटिन स्टेज में ये जो आप सेल बनाते हैं, रिकॉम्बिनेशन के बाद अगर जो आप सेल देखते थे तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बना, और रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल जहां बनता है वहां पे क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है। तो उसके बाद अगर आप जो स्ट्रक्चर देखेंगे ना तो वो आपको ऐसा दिखाई देगा। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, और जब जेनेटिक मटेरियल में एक्सचेंज हो चुका है, क्रॉसिंग ओवर हो चुका है, तो ये ऐसा थोड़ी दिखाई देगा। बोलो ना, ब्लू वाले की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो चुका है ब्लू वाले पे क्या आ गया, ये ऑरेंज वाला आ गया जेनेटिक मटेरियल। ये ब्लू वाले पे ऑरेंज वाला जेनेटिक मटेरियल आ गया, और ऑरेंज वाले पे क्या हो गया, ये ब्लू वाला ये जेनेटिक मटेरियल आ गया। क्या, ऑरेंज वाले पे ये ब्लू वाला जेनेटिक मटेरियल आ गया। क्लियर है। क्रॉसिंग ओवर हो गया, ये दिखाई दे रहा है आपको। तो देखो ये ग्रीन कलर का हो गया, ये येलो वाला पोर्शन यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर के बाद ये ग्रीन कलर का हो गया, और ये ग्रीन वाला पोर्शन जो है टर्मिनल पोर्शन, ये कौन से कलर का हो जाएगा, येलो कलर का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो चुका है। अभी भी साइटोप्लाज्मिक कॉम्प्लेक्स ये बना हुआ है। ठीक है, क्या साइटोप्लाज्मिक कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। तो पेकाइटिन स्टेज में यही होता है। पेकाइटिन स्टेज में क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनता है। क्या, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, और ये जेनेटिक मटेरियल में रिकॉम्बिनेशन होता है। क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन एक एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस है जिसके लिए एंजाइम चाहिए रिकॉम्बिनेज। कौन सा एंजाइम चाहिए, रिकॉम्बिनेज। तो चलिए इस चीज को हम फाइंड आउट कर लेते हैं, लिख लेते हैं। डायग्राम आप दोनों बनाएंगे, पेकाइटिन का ये दोनों डायग्राम बनाएंगे, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल और उसके बाद ये जो रिकॉम्बिनेशन हो रहा है जेनेटिक मटेरियल के बीच, ये पेकाइटिन। चलो इसमें देख लेते हैं, लिखते हैं होता क्या क्या है। सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, लार्जर देन लिप्टोटिन एंड जाइगोटिन। लिप्टोटिन और जाइगोटिन से ये बड़ा होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे लिखना, बाइवैलेंट क्रोमोसोम क्लियरली अपीयर्स एज अ टेट्राड। बाइवैलेंट क्रोमोसोम क्लियरली अपीयर्स एज टेट्राड। ठीक है, बाइवैलेंट क्रोमोसोम क्लियरली अपीयर्स एज टेट्राड। नेक्स्ट पॉइंट में क्या, मेनली पेकाइटिन स्टेज आइडेंटिफाइड बाय अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। यानी यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनता है। क्या, फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। सर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल क्या है, क्या रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल क्या है, तो सुनो भाई ध्यान से। ये वैसा साइट है जहां पे क्रॉसिंग ओवर होता है।
होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच वैसा साइट जहां पे क्रॉसिंग ओवर होता है। और क्रॉसिंग ओवर किसके बीच होता है? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच। क्या? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच। तो लिख लेते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। क्या है रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल RN। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल क्या लिखिएगा? इट इज द साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर्स। इट इज द साइट It is the site at which crossing over occurs, at which CO मतलब crossing over, at which crossing over occurs between non-sister chromatid of homologous chromosome, non-sister chromatid of homologous chromosome, क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट में ये जो क्रॉसिंग ओवर या इसी को बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है या रिकॉम्बिनेशन क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा क्रॉसिंग ओवर या इसको क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेशन। क्या? क्रॉसिंग ओवर या इसको कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। ये क्या है? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल between non-sister chromatid of क्या? non-sister chromatid of homologous chromosome। बोलो भाई, क्लियर है? क्रॉसिंग ओवर क्या है? क्रॉसिंग ओवर एक एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस है। क्या है? इट इज एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस। इट इज एंजाइम मतलब बिना एंजाइम के नहीं होगा, एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस। और एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस कौन सा एंजाइम बनता है? इट इज एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस। और यहाँ पे जो एंजाइम बनता है उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेज। क्या? रिकॉम्बिनेज। तो रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर में जो एंजाइम लगेगा उसको क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेज। क्या? रिकॉम्बिनेज। क्लियर है? क्रॉसिंग ओवर के कारण रिकॉम्बिनेशन होता है जेनेटिक मटेरियल का। रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड बाय एंड ऑफ पेकाइटिन। एंड ऑफ पेकाइटिन में दो डायग्राम बनाए थे। होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच रिकॉम्बिनेशन हो जाता है या क्रॉसिंग ओवर हो जाता है। क्रॉसिंग ओवर जहां से होता है उस साइड को क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कहते हैं। तो पेकाइटिन में ये सब कहानी हो गया। क्लियर है? एक बार फिर से पेकाइटिन को समराइज करते हैं। पेकाइटिन में बाइवेलेंट क्लियरली विजिबल होता है या टेट्राइड क्लियरली विजिबल हो जाता है। क्लियर है? पेकाइटिन स्टेज में मेनली रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनता है। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल वैसा प्लेस है जहां पे क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन होता है। क्लियर? क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन एक एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस है। जो रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर कहां पे होता है? पेकाइटिन स्टेज में होता है। कहां पे होता है? पेकाइटिन स्टेज में होता है। अब इधर साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। देखो, होमोलोगस क्रोमोसोम पास में ही आए थे। क्यों? ताकि रिकॉम्बिनेशन हो सके। साइनेप्सिस हुआ ही था। क्यों? साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स हुआ ही था। क्यों? ताकि रिकॉम्बिनेशन हो सके। रिकॉम्बिनेशन हो चुका। अब साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का कोई काम नहीं है, साइनेप्सिस का कोई काम नहीं है। तो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स अब डिसॉल्व होगा। क्या होगा? साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होगा। और जैसे ही साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होने लगेगा, क्रोमोसोम एक दूसरे से दूर भागने लगेगा। क्रोमोसोम को चिपका के रखा था कौन? साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। और क्रोमोसोम एक दूसरे से दूर जाएगा जैसे ही ये साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होगा। और साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन जैसे ही शुरू होगा, स्टेज बदल जाएगा। पेकाइटिन खत्म। क्या शुरू हो गया? डिप्लोटीन शुरू हो गया। क्या शुरू हो गया? डिप्लोटीन। तो नेक्स्ट हेडिंग देंगे डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होता है? डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ये देखो न्यूक्लियस हम बोल रहे हैं। क्या ये? न्यूक्लियस है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं दिखा रहे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक है? क्योंकि डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाना होगा।
और ये है होमोलोगस क्रोमोसोम। और यहाँ पे जो डायग्राम का फेस है ये हम कर लेते हैं ऐसा। क्लियर? तो डिप्लोटीन में डेकाटीन में क्या हो चुका है, रिकॉम्बिनेशन हो चुका है, आपको दिख रहा है रिकॉम्बिनेशन हो चुका है। और ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल है, क्या है ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, ठीक है, क्या है ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल है। चलिए, तो चलिए रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का कोई काम नहीं है या फिर साइनेंटोनिमल कॉम्प्लेक्स का कोई काम नहीं है, क्योंकि हमको होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच क्रॉसिंग ओवर कराना था और डेकाटीन में क्रॉसिंग ओवर हो चुका है। अब क्या होगा, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन होगा। क्या होगा, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन होगा। तो जब साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन होगा ना, तो स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। क्या ऐसा दिखाई देगा? देखो, जब साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है ही नहीं तो स्ट्रक्चर तुमको कुछ ऐसा दिखाई देगा। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन हो रहा है तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई देगा। जब डिसोल्यूशन होगा ना तो ये दूर जाना चाहेगा, जो क्रोमैटिड था वो क्या हो जाएगा, एक दूसरे से दूर जाना चाहेगा। जो भी क्रोमैटिड था वो एक दूसरे से दूर होना चाहेगा। ये क्रोमैटिड एक दूसरे से दूर होना चाहता है, एक दूसरे से दूर होना चाहता है, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, क्या है ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। तो देखो ये सिंपल फॉर्म है इसका। यहाँ पे लिखा है साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। क्या है, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। तो जब साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बना हुआ है, ये साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, तो ये आपस में साथ साथ है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो गया। क्या, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो गया, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो गया। तो जो भी क्रोमैटिड आपस में अटैच थे वो क्रोमैटिड एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं। क्या, क्रोमैटिड एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं। तो डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के कारण, क्या डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के कारण क्रोमैटिड एक दूसरे से क्या करना चाहते हैं, दूर जाना चाहते हैं। इससे क्रोमैटिड एक दूसरे से जब सेपरेट होते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं ना, तो जहां पे, लेकिन देखो दूर तो जाते हैं, लेकिन जहां पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल है, जहां पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल है, वहां पे क्रोमैटिड अभी भी जुड़े हुए हैं, सब जगह से हट गया है, मतलब सब जगह साइनेप्टोनिमल डिसॉल्व हो चुका है। तो क्रोमैटिड एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। लेकिन जहां पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल है, जहां पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल है, क्रोमैटिड वहां पे अभी भी क्या है, अटैच है, ठीक है। तो इस रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल के कारण, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल के कारण एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बनता है। दिख रहा है तुमको, ये एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बन जाएगा। सिर्फ आप इसको देखिएगा तो ये एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर है। क्या है, एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर है। और इसी एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, इस एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर को कहते हैं क्याज्माटा। क्या कहते हैं, क्याज्माटा प्लूरल हो गया और क्याज्मा सिंगुलर हो गया। क्या, सिंगुलर हो गया, तो क्याज्मा। तो यहां पे बनता है क्याज्मा। एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर क्या बनता है, क्याज्मा। ये वाला क्या है, ऐसे ऐसे एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर क्या है, ये है क्याज्मा। क्या है, क्याज्मा, ठीक है। क्याज्मा का फॉर्मेशन क्यों हुआ, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो गया। क्या, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो गया तो क्रोमैटिड एक दूसरे से दूर जाने लगे, क्रोमैटिड एक दूसरे को रिपेल करने लगा और एक शेप्ड स्ट्रक्चर बना, उसको कहते हैं क्याज्मा। क्या कहते हैं, क्याज्मा। तो यही है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन होता है। क्या, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन होता है। होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग जाते हैं, लेकिन एक साइट है रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। क्या, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, उस रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल के पास अभी भी अटैच रहता है क्रोमैटिड, जिसके कारण एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बनता है और उस एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर को कहते हैं क्याज्मा। क्या कहते हैं, क्याज्मा। और बहुत सारे क्याज्मा बन गए तो क्या कहलाएगा, क्याज्माटा। क्या कहलाएगा, क्याज्माटा। डिप्लोटीन के साथ एक खास बात है जो आप रिप्रोडक्शन 12th क्लास में पढ़ेंगे कि भाई बहुत सारे वर्टिब्रेट्स में, बहुत सारे वर्टिब्रेट्स के में जो फीमेल oocyte का फॉर्मेशन होता है, फीमेल oocyte का फॉर्मेशन, मियोसिस चलता ही कहां पे है, मियोसिस चलता है रिप्रोडक्टिव सेल में। जब oocyte के फॉर्मेशन या स्पर्मेटोजेनेसिस में या oogenesis में, तो जो oogenesis होता है ना, तो एक oocyte बनता है। तो oocytes के फॉर्मेशन में जो डिप्लोटीन स्टेज होता है ना, डिप्लोटीन, वो डिप्लोटीन स्टेज बहुत साल तक, बहुत ईयर्स तक
ठीक है, सस्पेंडेड स्टेट में वहीं पे प्रेजेंट होता है। जब फीमेल मैच्योरिटी गेन करती है तो डिप्लोटिन आगे बढ़ेगा और डाइकाइनेसिस में जाएगा, नहीं तो इमैच्योर फीमेल में जो oocyte का फॉर्मेशन है वो डिप्लोटिन में ही जाके अरेस्ट हो जाता है, डिप्लोटिन में ही जाके सस्पेंडेड स्टेट में आ जाता है, रुक जाता है। क्लियर है, तो डिप्लोटिन यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो डिप्लोटिन के लिए ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। डिप्लोटिन में क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन होता है, क्रोमेटिड एक दूसरे से दूर जाते हैं, दूर जाने के कारण एक सेप स्ट्रक्चर बनता है क्रोमेटिड के बीच, दिख रहा है तुमको, एक सेप स्ट्रक्चर, एक सेप स्ट्रक्चर को कहते हैं क्याज्मा, क्या कहते हैं, क्याज्मा। क्लियर है, एक सेप स्ट्रक्चर क्यों बनता है, क्योंकि सर ये क्रोमेटिड एक जगह से अटैच होता है और इस अटैचमेंट साइट को क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कहते हैं, क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कहते हैं। उस साइट्स में, वर्टिब्रेट्स के उस साइट्स में ये डिप्लोटिन है ना, ये बहुत लंबे समय तक रहता है, ये कुछ महीनों या कुछ सालों तक प्रेजेंट रह सकता है वर्टिब्रेट्स के उस साइट्स में, हाँ, वर्टिब्रेट्स के उस साइट में। क्लियर है, तो ये हुआ आपका डिप्लोटिन, क्या हुआ, डिप्लोटिन। क्लियर, डिप्लोटिन में ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, आप इस डायग्राम को बनाइए और डिप्लोटिन में लिखेंगे इधर, क्या लिखे, इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, it is recognized by, it is recognized by dissolution of synaptonimal complex, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे क्या, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट ईच अदर, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट ईच अदर, जैसे ही डिसोल्यूशन होगा साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का तो होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट होने लगेगा, लेकिन रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल या साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर के पास अभी भी अटैच होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट ईच अदर, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट ईच अदर, होमोलोगस क्रोमोसोम separate each other, separate each other, homologous chromosome separate each other, क्या, homologous chromosome separate each other except at the site of crossing over or recombination nodule, except at the site of, except at the site of crossing over or recombination nodule or recombination nodule, ठीक है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल की जगह से या क्रॉसिंग ओवर के साइड से अभी भी अटैच रहेगा। इस अटैचमेंट के कारण, क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन साइट पे अटैचमेंट के कारण क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ एक सेल स्ट्रक्चर, इसको क्या कहते हैं, क्याज्माटा, क्या कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एक सेल स्ट्रक्चर, और इस एक सेल स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, क्याज्मा, क्या कहते हैं भाई, क्याज्मा, और बहुत सारा क्याज्मा क्या कहलाएगा, क्याज्माटा, क्या, क्याज्माटा। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिखना, इन oocytes of some vertebrates, in oocytes of some vertebrates, in oocytes of some vertebrates, some vertebrates, in oocytes of some vertebrates, in oocytes of some vertebrates, diplotin can last for, diplotin can last, diplotin can last for month और years, महीनों और सालों तक ये प्रेजेंट होता है डिप्लोटिन स्टेज में ही, जब oocytes का फॉर्मेशन होता है फीमेल में। क्लियर है, यहां तक आप नोट डाउन कर लीजिए डिप्लोटिन। डिप्लोटिन के बाद हम क्या पढ़ेंगे, डाइकाइनेसिस, क्या पढ़ेंगे, डाइकाइनेसिस। नेक्स्ट हेडिंग देंगे डाइकाइनेसिस।
हाँ भाई, तो देखिए डिप्लोटिन के बाद आएगा डाइकाइनेसिस। क्या डिप्लोटिन के बाद क्या आएगा? डाइकाइनेसिस। डिप्लोटिन में क्या था? साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन हुआ था। डिप्लोटिन में क्या था? साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन हुआ था। जब साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन हुआ था तो होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में एक दूसरे से अलग जाने लगे थे, लेकिन होमोलोगस क्रोमोसोम अभी भी एक साइड पे अटैच था। उस साइड को कहते थे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल पे क्रोमैटिड अटैच है, लेकिन साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो रहा है, तो क्रोमैटिड एक दूसरे से अलग हो रहा है, जिसके कारण एक सेप्ड स्ट्रक्चर बना था। और इस एक सेप्ड स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? एक्स सेप्ड स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? इस एक्स सेप्ड स्ट्रक्चर को कहते हैं, इस एक्स सेप्ड स्ट्रक्चर को कहते हैं क्याज्मा। क्या कहते हैं? क्याज्मा। ठीक है तुमको एक्स सेप्ड स्ट्रक्चर, इस एक्स सेप्ड स्ट्रक्चर को कहते हैं क्याज्मा। क्लियर है? डिप्लोटीन के बाद क्या आएगा? डाइकाइनेसिस। क्या आएगा? डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में होता है टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याज्माटा। क्या होता है? टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याज्माटा। क्या? टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याज्माटा। आपको दिख रहा है सर जैकेट क्यों पहन लिए? बताते हैं। टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याज्माटा। यहां तक ये देखो डाइकाइनेसिस जो है ना, यहाँ पे टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याज्माटा होता है। क्या होता है? टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याज्माटा। बताते हैं क्याज्माटा का टर्मिनलाइजेशन क्या है। दूसरा क्या होता है? ये जो फेज है डाइकाइनेसिस, याद करो डिप्लोटिन, जाइगोटिन, पेकेटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस लास्ट स्टेज है प्रोफेज 1 का। क्या क्या क्या? प्रोफेज 1 का लास्ट स्टेज है, यानी यहां तक आता है क्रोमोसोम फुल्ली कंडेंस्ड हो चुका है। क्रोमोसोम फुल्ली कंडेंस्ड हो चुका है, स्पिंडल फाइबर का असेंबल हो चुका है। क्या? स्पिंडल फाइबर का असेंबल्ड हो चुका है। ठीक है, याद करो वहां पे प्रोफेज 1 में, माइटोसिस के प्रोफेज में स्पिंडल फाइबर का असेंबल शुरू हो रहा था। ठीक है, हो रहा था। यहां पे भी प्रोफेज 1 में भी स्पिंडल फाइबर का असेंबल्ड हो जाता है। उसके अलावा डाइकाइनेसिस में मतलब एट द एंड ऑफ डाइकाइनेसिस, यानी एंड ऑफ प्रोफेज 1, यहां तक आते आते क्या होगा? न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगा, सेल ऑर्गेनेल्स डिसअपियर हो जाएगा। क्लियर है? डाइकाइनेसिस ये दिखाता है कि अब सेल किसमें जाएगा? मेटाफेज 1 में जाएगा। किसमें जाएगा? मेटाफेज 1 में जाएगा। किसमें जाएगा? मेटाफेज 1 में। अब बात आता है आइडेंटिफाई वाली, मतलब ये जो डाइकाइनेसिस है ना, इसका आइडेंटिफिकेशन होता है टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याज्मा। क्या? टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याज्माटा। टर्मिनलाइजेशन क्या है? देखिए ये जो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल है ना, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, क्या? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, इसका टर्मिनलाइजेशन होता है। क्या? इसका टर्मिनलाइजेशन होता है। टर्मिनलाइजेशन का मतलब ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल चेन फैशन में, कैसे? चेन फैशन, जैसे ये चेन है ना, चेन, मान लो कि ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल है। ये चेन क्या है? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल है। ये दोनों क्या है? ये है क्रोमैटिड। क्या है? क्रोमैटिड। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल क्रोमैटिड के टर्मिनल एंड की तरफ पहुंचता है। एक बार फिर से, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, ये क्या है? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल क्रोमैटिड के टर्मिनल एंड की तरफ पहुंचता है। इसको कहते हैं टर्मिनलाइजेशन। क्या कहते हैं? टर्मिनलाइजेशन। और ये चेन फैशन में होता है। ये जो चेन है ना, इसी फैशन में होता है। तो देखिए डाइकाइनेसिस में क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल टर्मिनलाइजेशन करता है। कहने का मतलब रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल मूव करता है। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल मूव कर रहा है टर्मिनल पोजीशन की तरफ। अब देखो ऐसा नहीं है कि ये जो मूव करता है ना, तो जो खराब चेन होता है, इधर से रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल मूव करता है तो पीछे से खुलता जाता है। ठीक है, वैसा वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे। ऐसा नहीं कि जुड़ता जाएगा, क्रोमैटिड आपस में जुड़ेगा नहीं। तुमको दिख रहा है ये जो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल इधर तरफ आगे की तरफ बढ़ रहा है ना, टर्मिनल इनकी तरफ बढ़ रहा है, तो पीछे से ये खुलता जा रहा है। क्रोमैटिड एक दूसरे से सेपरेट होता जा रहा है। समझ में आया? क्रोमैटिड एक दूसरे से सेपरेट होता जा रहा है। ठीक वैसा ही होता है डाइकाइनेसिस में। क्या? ठीक वैसा ही होता है डाइकाइनेसिस में। तो डाइकाइनेसिस में क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल टर्मिनल एंड की तरफ बढ़ता है। ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल टर्मिनल एंड की तरफ बढ़ता है। क्रोमैटिड एक दूसरे से अलग होते जाते हैं। जो टर्मिनल एंड की तरफ जो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल जा रहा है, उसी को कहते हैं टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याज्माटा। क्या कहते हैं? टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याज्माटा। क्लियर है? यहां तक ये जो होता है ना, ये हो गया टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याज्माटा। अभी देखो इमेजिनेशन करो, ये ऐसे है,
ठीक है, ये ऐसे है, यानी यहाँ पे एक रिकॉम्बिनेशन, यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन मॉड्यूल, यहाँ और यहाँ रिकॉम्बिनेशन मॉड्यूल है। समझ में आ गया? यानी जो होमोलोगस क्रोमोसोम है एकदम टर्मिनल एंड पे जाके जुड़े हुए हैं, ऐसे टर्मिनल एंड पे जाके जुड़े हुए हैं, ऐसे टर्मिनल एंड पे बस जाके जुड़े हुए हैं, इधर से और इधर से टर्मिनल एंड से ये जुड़े हुए हैं। क्लियर है? इधर से टर्मिनल एंड पे और इधर से टर्मिनल एंड पे ये जुड़े हुए हैं। इस तरह से होता है डाइकाइनेसिस में। तो यहाँ तक डाइकाइनेसिस में आते आते क्या होता है, क्याज़माटा का टर्मिनलाइजेशन हो जाता है। क्याज़माटा टर्मिनल एंड पे चला गया, ये टर्मिनल एंड पे चला गया, एक्सेप्ट खत्म हो जाता है। उसके बाद क्रोमोसोम फुल्ली कंडेंस्ड हो जाता है, मियोटिक स्पिंडल असेंबल्ड हो जाते हैं। एट द एंड ऑफ डाइकाइनेसिस, मतलब डाइकाइनेसिस के एंड में न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल ऑर्गेनेल्स डिसअपीयर हो जाता है। और डाइकाइनेसिस दिखाता है कि भाई अब सेल किस में जाएगा, मेटाफेज 1 में जाएगा। किस में जाएगा? मेटाफेज 1 में जाएगा। बोलो भाई यहां तक क्लियर है? टर्मिनलाइजेशन समझ में आया? रिकॉम्बिनेशन मॉड्यूल टर्मिनल एंड की तरफ, क्रोमैटिड के टर्मिनल एंड की तरफ मूव कर रहा है, यही है टर्मिनलाइजेशन। चलिए लिखते हैं डाइकाइनेसिस। लिखेंगे डाइकाइनेसिस में आइडेंटिफाई बाय टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याज़माटा, आइडेंटिफाई बाय टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याज़माटा, आइडेंटिफाई बाय टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याज़माटा। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, ड्यूरिंग दिस फेज क्रोमोसोम आर फुल्ली कंडेंस्ड, ड्यूरिंग दिस फेज क्रोमोसोम are fully condensed, chromosome are fully condensed. During this phase chromosome are fully condensed and meiotic spindle is assembled to prepare, and meiotic spindle is assembled to prepare homologous chromosome for separation. And meiotic spindle is assembled to prepare the homologous chromosome for separation, to prepare the homologous chromosome for separation, to prepare the homologous chromosome for separation। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, by the end of dikinesis, nucleolus, nuclear membrane, cell organelles disappear. By the end of dikinesis, nucleolus, nuclear membrane, हाँ भाई, cell organelles क्या disappear। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, डाइकाइनेसिस रिप्रेजेंट ट्रांजिशन टू मेटाफेज 1। डाइकाइनेसिस रिप्रेजेंट ट्रांजिशन टू मेटाफेज 1। अरे बोलो भाई क्लियर है? तो ट्रांजिशन टू मेटाफेज 1 तो डाइकाइनेसिस हो गया, यानी हम प्रोफेज 1 खत्म कर लिए। क्या? प्रोफेज 1 खत्म कर लिया। अब सेल किस में जाएगा? मेटाफेज 1 में। किस में जाएगा? मेटाफेज 1 में। तो हेडिंग देंगे मेटाफेज 1। नेक्स्ट है मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 में क्या होगा? मेटाफेज में क्या हुआ था? देखो मेटाफेज में क्या हुआ था? मेटाफेज में, माइटोसिस के मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से अटैच हुआ था। क्या? स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से अटैच हुआ था। यहां पे भी स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से अटैच होगा। क्या? काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर अटैच होगा। वहां पे क्या हुआ था? क्रोमोसोम इक्वेटर पे अलाइन हुआ था। यहां पे भी क्रोमोसोम इक्वेटर पे अलाइन हुआ, लेकिन यहां पे बाईवैलेंट
क्रोमोसोम इक्वेटर पे अलाइन होगा। क्या? बाईवैलेंट क्रोमोसोम इक्वेटर पे अलाइन होगा। क्या? बाईवैलेंट क्रोमोसोम इक्वेटर पे अलाइन होगा। ये वाला दो क्रोमोसोम और ये वाला दो क्रोमोसोम, यानी ये बाईवैलेंट और ये बाईवैलेंट कहां पे? इक्वेटर पे अलाइन होगा। ठीक है। और क्रोमोसोम के वन साइड से, क्रोमोसोम के वन साइड ऑफ काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर अटैच्ड होगा। देखिए हुआ क्या? डाइकाइनेसिस समझ में आ गया। डाइकाइनेसिस के बाद ये डाइकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन हो गया। क्रोमोसोम अभी भी क्या है? अटैच्ड है। यहाँ पे अटैच्ड है, टर्मिनल पोजीशन पे क्या है? अटैच्ड है रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल से। तो ये डाइकाइनेसिस के बाद से किसमें चला जाएगा? डाइकाइनेसिस के बाद से चला जाएगा मेटाफेज 1 में। किसमें जाएगा? मेटाफेज 1 में। किसमें जाएगा? मेटाफेज 1 में। मेटाफेज 1 कैसे शुरू होगा? सेंट्रियोल अपने अपोजिट पोल पे आ चुका है। स्पिंडल फाइबर असेंबल्ड हो चुका है, कंप्लीट असेंबल्ड हो चुका है। ये स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम का इस टर्मिनल से यहां से अटैच हो गया और एक स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम के इस टर्मिनल से अटैच होगा। स्पिंडल फाइबर यहां पे तो जुड़ ही नहीं सकते है ना, यहां पे जुड़ ही नहीं सकते, यहां पे जा ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि यहां पे तो एक जुड़ा हुआ है, इधर से क्रोमोसोम है। एक स्पिंडल फाइबर इस इंक से जाकर क्रोमोसोम काइनेटोकोर के से जुड़ गया और एक स्पिंडल फाइबर यहां से जुड़ गया। क्लियर है? अब तुमको पता है कि इस स्पिंडल फाइबर में इक्वल एंड अपोजिट टेंशन क्रिएट होगा। क्या? इक्वल एंड अपोजिट टेंशन क्रिएट होगा, जिसके कारण डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। क्लियर? तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। और ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, बाइवैलेंट होमोलोगस क्रोमोसोम है, बाइवैलेंट होमोलोगस क्रोमोसोम के वन एंड से स्पिंडल फाइबर जुड़ेगा। बाइवैलेंट होमोलोगस क्रोमोसोम के वन एंड से, होमोलोगस क्रोमोसोम के वन एंड से स्पिंडल फाइबर जुड़ेगा। दिख गया आपको? चलिए, तो इस तरह से बाइवैलेंट अरेंज हो जाएगा। क्या? बाइवैलेंट मेटाफेज प्लेट पे आ जाएगा या बाइवैलेंट इक्वेटर पे आ जाएगा। देखो माइटोसिस में क्या हुआ करता था कि एक मेटाफेज प्लेट बनता था, लेकिन मेटाफेज 1 में, लेकिन मियोसिस के मेटाफेज 1 में दो मेटाफेज प्लेट बन रहा है। दिख रहा है? एक ये मेटाफेज प्लेट और एक ये मेटाफेज प्लेट। ये टर्मिनल एंड से ये अभी भी जुड़ा हुआ है, टर्मिनल एंड से ये जुड़ा हुआ है। दिख रहा है? चलिए, यहाँ पे ये जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से आपको ये दिखाई देता है। क्या? मेटाफेज 1 बाइवैलेंट अरेंज हो जाता है इक्वेटर पे। क्या? बाइवैलेंट अरेंज हो जाता है इक्वेटर पे। और बाइवैलेंट क्रोमोसोम के वन एंड से स्पिंडल फाइबर जुड़ेगा। बाइवैलेंट क्रोमोसोम के वन काइनेटोकोर से, वन साइड ऑफ काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर जुड़ेगा। वन साइड ऑफ काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर जुड़ता है और दूसरा स्पिंडल फाइबर यहाँ पे सेंट्रियोल के पास आके जुड़ जाता है। क्लियर है? इसको कहते हैं बाइवैलेंट अरेंज हो जाता है। कहां पे? मेटाफेज 1 पे बाइवैलेंट अरेंज हो जाता है। कहां पे? मेटाफेज 1 के इक्वेटर पोल पे। कहां पे? इक्वेटर पोल पे। अब देखो भाई, बात को ध्यान से समझना। इसमें इक्वल एंड अपोजिट टेंशन क्रिएट होगा, इसमें इक्वल एंड अपोजिट टेंशन क्रिएट होगा। क्या? इक्वल एंड अपोजिट टेंशन क्रिएट होगा। ये इधर की तरफ खींचेगा, ये इधर की तरफ खींचेगा। देखो, जब तक क्रोमोसोम बाइवैलेंट के फॉर्म में है, जब तक क्रोमोसोम बाइवैलेंट के फॉर्म में और इक्वेटर लाइन पे अरेंज है, तब तक मेटाफेज 1। जैसे ही टेंशन और ज्यादा होगा तो ये यहां से छूट जाएगा, ये यहां से छूट जाएगा, ये यहां से छूट जाएगा, ये यहां से, यानी ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है ना, होमोलोगस क्रोमोसोम ये एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। क्या? होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। देखो देखो देखो, ये 4 क्रोमोसोम, या 2 ये और 2 ये, 4 क्रोमोसोम है ना। कितना क्रोमोसोम है? 4 क्रोमोसोम। देखो 2 और 2 4 क्रोमोसोम। जब सेग्रीगेशन होगा, क्या होगा? सेग्रीगेशन होगा, अभी सेपरेट होगा। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होगा? सेपरेट होगा। जब तक होमोलोगस क्रोमोसोम इक्वेटर पे है तब तक मेटाफेज 1। जैसे ही सेपरेशन चालू होगा, यानी 2 क्रोमोसोम इधर और 2 क्रोमोसोम इधर, यानी अपोजिट पोल पे चला जाएगा, वैसे ही एनाफेज 1 शुरू हो जाएगा। क्या शुरू हो जाएगा? एनाफेज 1 शुरू हो जाएगा। क्या शुरू हो जाएगा? एनाफेज 1 शुरू हो जाएगा। और जब तक ये पोल पे है तब तक मेटाफेज 1। जैसे ही सेपरेशन चालू होगा वैसे ही एनाफेज 1, यानी एनाफेज 1 में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होता है। क्या? एनाफेज 1 में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। पता चला कैसे? देखो 4 क्रोमोसोम है, लेकिन जब ये स्पिंडल फाइबर इसको इधर और इसको इधर खींचेगा तो ये सेंट्रोमियर में स्प्लिटिंग नहीं होगा। सेंट्रोमियर दूर दूर
जाने लगेगा। ये सेंट्रोमियर इधर और ये सेंट्रोमियर इधर, ये सेंट्रोमियर इधर, ये सेंट्रोमियर इधर। इसको कहते हैं सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या कहते हैं? सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम या डिसजंक्शन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या? डिसजंक्शन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है। खैर पहले मेटाफेज को समझिए। मेटाफेज में क्या हुआ? बाइवेलेंट इक्वेटर पे या मेटाफेज प्लेट पे आके अरेंज हो गया। ये मेटाफेज 1 में जो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है वो 3 तरह का स्पिंडल फाइबर होता है। कितने तरह का? 3 टाइप्स के स्पिंडल फाइबर होते हैं। पहला काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर, ये जो हमको दिखाया है ना स्पिंडल फाइबर जो काइनेटोकोर से अटैच है, इसको कहते हैं काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर। क्या कहते हैं? काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर। दूसरा स्पिंडल फाइबर होता है सपोर्टिंग या कंटीन्यूअस स्पिंडल फाइबर। ये देखो, ये है सपोर्टिंग या कंटीन्यूअस स्पिंडल फाइबर। क्या है? सपोर्टिंग या कंटीन्यूअस स्पिंडल फाइबर, जो एक सेंट्रियोल से दूसरे सेंट्रियोल तक रहता है। तीसरा होता है इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर, जो 2 सेंट्रियोल के बीच में रहता है। ये है इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर। क्या? इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर। दिखा? तो ये फिगर आप बनाइए मेटाफेज 1 के लिए। इसके लिए मेटाफेज 1 के लिए और यहाँ पे लिखेंगे। हाँ भाई, तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखे? बाइवैलेंट अरेंज ऑन इक्वेटर ऑफ सेल। बाइवैलेंट अरेंज ऑन इक्वेटर ऑफ सेल। Bivalent arrange on equator of cell to form a metaphase plate. To form metaphase plate. To form metaphase plate. Next point में लिखना क्या? Type of spindle fiber appear in cell. Type of spindle fiber appear in cell. Type of spindle fiber appear in cell। हाँ भाई, जो फर्स्ट टाइप का स्पिंडल फाइबर अपीयर हुआ वो हुआ काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर। क्या? काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर। काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर। दूसरा स्पिंडल फाइबर जो यहाँ पे बना वो सपोर्टिंग या कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर। सपोर्टिंग या इसको कहते हैं कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर। सपोर्टिंग या कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर। और जो तीसरा स्पिंडल फाइबर होता है जो कहते हैं इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर। क्या? इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर। इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर। इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर। तो ये हुआ मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 के बाद आएगा अभी एनाफेज 1। क्या? एनाफेज 1। तो हेडिंग देंगे एनाफेज 1। उसके पहले आप ये नोट डाउन कर लीजिए। तो नेक्स्ट हेडिंग देंगे एनाफेज 1। क्या? एनाफेज 1। देखिए एनाफेज में क्या होता है? पहले मेटाफेज 1 में क्या है कि क्रोमोसोम इक्वेटर पे अलाइन हो गया और क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से बस एक क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से एक साइड से स्पिंडल फाइबर अटैच हो गया। यहाँ पे 1 क्रोमोसोम के 1 साइड से स्पिंडल फाइबर अटैच हो गया। यानी बाइवैलेंट क्रोमोसोम या टेट्राड क्रोमोसोम मेटाफेज प्लेट पे जाके अरेंज हुआ या इक्वेटर लाइन पे अरेंज हुआ। क्लियर है? जब तक बाइवैलेंट क्रोमोसोम इक्वेटर लाइन पे अरेंज है तब तक मेटाफेज 1। जब तक बाइवैलेंट क्रोमोसोम मेटाफेज पे अरेंज है जब तक बाइवैलेंट क्रोमोसोम मेटाफेज प्लेट पे या इक्वेटर लाइन पे अरेंज है तब तक मेटाफेज 1। जैसे इसमें इक्वल एंड अपोजिट टेंशन शुरू होगा, कुछ इंटरजोनल फाइबर में रिपल्सन शुरू होगा, ये दोनों बाइवैलेंट क्रोमोसोम एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो बाइवैलेंट क्रोमोसोम का या होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन शुरू हो जाएगा। क्या? होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन शुरू हो जाएगा। तो एनाफेज 1 में क्या होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम या बाइवैलेंट क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग जाते हैं, लेकिन तब भी सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे में अटैच रहता है। यानी एनाफेज 1 इज कैरेक्टराइज्ड बाय सेपरेशन या सेग्रीगेशन या डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। एनाफेज 1 में क्या होता है? सेग्रीगेशन या डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम होता है। सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग नहीं होता है, क्रोमोसोम का स्प्लिटिंग नहीं होता है, बस होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। यानी
होमोलोगस क्रोमोसोम 2 से 1 बन गया, यानी बाईवैलेंट क्रोमोसोम। अब बाईवैलेंट क्रोमोसोम नहीं रहा, अब सेग्रीगेट हो गया और अलग अलग पोल पे जाने लगा। यानी एनाफेज 1 रिस्पॉन्सिबल है नंबर ऑफ क्रोमोसोम को हाफ करने के लिए। तुमको याद है मियोसिस 1 में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो रहा था, और देखो यहाँ पे एक सेल में 4 क्रोमोसोम है, और अभी एनाफेज 1 होगा तो एक पोल की तरफ 2 क्रोमोसोम और दूसरे पोल की तरफ 2 क्रोमोसोम जाएगा। देखिए कैसे, ये सेल, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो चुका है प्रोफेज 1 के लास्ट में, यानी डाइकाइनेसिस में, याद है। अब देखो एनाफेज 1 में क्या होगा, ये अपोजिट पोल है, इक्विवेलेंट अपोजिट पोल है। एनाफेज 1 में ये स्पिंडल फाइबर, ये स्पिंडल फाइबर, ये स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर से अटैच है होमोलोगस क्रोमोसोम। यहां पे हम आपको बना के दिखाते हैं, ऑरेंज वाला ये क्रोमोसोम और इसका ये रिकॉम्बिनेशन वाला पोर्शन जो ब्लू कलर का है। दिखा आपको? तो देखिए यहाँ पे 2 क्रोमोसोम इस पोल की तरफ और 2 क्रोमोसोम इस पोल की तरफ। तो जो दोनों क्रोमोसोम, जो होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में सेपरेट हो रहा है ना, इसको कहते हैं सेग्रीगेशन। क्या कहते हैं? सेग्रीगेशन, या इसको कहते हैं डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। क्या? डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। कभी कभी ऐसा भी होता है जो नॉन डिसजंक्शन देखने को मिलता है। क्या? नॉन डिसजंक्शन देखने को मिलता है। नॉन डिसजंक्शन क्या है? नॉन डिसजंक्शन क्या है? ये दोनों क्रोमोसोम, दोनों बाईवैलेंट क्रोमोसोम यहां से डिटैच होगा ही नहीं। हो सकता है कि गलती से, ये बहुत कम देखने को मिलता है, एक्सेप्शन है और इरर है, ठीक है, बहुत कम देखने को मिलेगा, गलती से ये स्पिंडल फाइबर यही काइनेटोकोर पास से टूट जाएगा। क्या? काइनेटोकोर पास से टूट जाएगा, तो ये दोनों बाईवैलेंट क्रोमोसोम एक ही तरफ चला जाएगा, एक ही पोल की तरफ चला जाएगा। इसी को बोलते हैं नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। क्या कहते हैं? नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। समझ में आ गया? बाकी ऐसे हमेशा क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन या डिसजंक्शन होता है, लेकिन कभी गलती से क्या हो गया, स्पिंडल फाइबर टूट जाएगा और दोनों बाईवैलेंट क्रोमोसोम एक ही तरफ चला जाएगा, एक ही पोल की तरफ चला जाएगा, तो इसको बोलते हैं नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। देखो यहाँ पे चार क्या था? क्रोमोसोम था, लेकिन यहाँ पे एक पोल की तरफ 2 क्रोमोसोम और एक पोल की तरफ 2 क्रोमोसोम, तो इसको कहते हैं एनाफेज 1 में रिडक्शन होता है क्रोमोसोम नंबर में। यानी एनाफेज 1 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिडक्शन इन क्रोमोसोम नंबर इन डॉटर सेल। डॉटर सेल में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम 4 से 2 हो जाएगा, ये क्यों होगा? क्योंकि एनाफेज 1 में क्या हुआ? सेग्रीगेशन हुआ क्रोमोसोम का। क्या? सेग्रीगेशन हुआ, 2 बाईवैलेंट क्रोमोसोम एक दूसरे से सेग्रीगेट हो गए, डिसजंक्शन हो गया, वो अलग हो गए, सेपरेट हो गए। यहाँ पे सेंट्रोमेयर का स्प्लिटिंग नहीं होता है, सेंट्रोमेयर का स्प्लिटिंग नहीं होता है। क्लियर है? तो एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम अलग होते हैं, लेकिन देखो ये सिस्टर क्रोमैटिड 1 2 3 4 आपस में सिस्टर क्रोमैटिड क्या भाई? साथ में, सॉरी 4 नहीं 2, एक क्रोमैटिड और ये एक क्रोमैटिड, ये 2 क्रोमैटिड आपस में साथ में, तो दोनों सिस्टर क्रोमैटिड और ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड, ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड, ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड साथ में है, तो सिस्टर क्रोमैटिड भी क्या रहते हैं? साथ में रहते हैं। क्लियर है? तो एनाफेज 1 में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है, तो इसको आप बनाइएगा एनाफेज 1 के लिए। क्या? ये है डायग्राम किसका? एनाफेज 1 का, एनाफेज 1। और एनाफेज 1 के बारे में यहाँ पे लिखते हैं। एनाफेज 1 यहाँ पे लिखेंगे, एनाफेज 1 में द होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट व्हाइल सिस्टर क्रोमैटिड रिमेन एसोसिएटेड एट देयर सेंट्रोमियर। द होमोलोगस क्रोमोसोम, द होमोलोगस chromosome, the homologous chromosome separate while sister chromatid, the homologous chromosome separate while sister chromatid, remain associated at centromere, remain associated with centromere, remain associated with centromere। नेक्स्ट पॉइंट पे लिखना, या एनाफेज 1 इज कैरेक्टराइज्ड बाय सेग्रीगेशन और डिसजंक्शन ऑफ सेंट्रोमेयर या क्रोमोसोम। ठीक है, तो एनाफेज 1 में सेग्रीगेशन होता है क्रोमोसोम का या डिसजंक्शन होता है क्रोमोसोम का। ठीक है, नॉन डिसजंक्शन एक एरर है, समझ में आया? तो एनाफेज
नॉन डिसजंक्शन पता है ना, ये दोनों बाइवैलेंट क्रोमोसोम एक ही पोल की तरफ जाने लगेगा तो ये क्या कहलाएगा, नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेगा एनाफेज 1 इज कैरेक्टराइज्ड बाय segregation or disjunction of chromosome, segregation or disjunction of क्रोमोसोम। क्या, डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। बोलो भाई यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे सेंट्रोमियर का डिवीजन नहीं होता है या क्रोमोसोम का स्प्लिटिंग नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर एब्सेंट, डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर एब्सेंट, डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर एब्सेंट। नेक्स्ट पॉइंट पे लिखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनाफेज 1 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिडक्शन इन क्रोमोसोम नंबर। एनाफेज 1 is responsible for reduction in chromosome number, reduction in chromosome number. Anaphase 1 is responsible for reduction in chromosome number in daughter cell, देखो तो 4 से इधर 2 क्रोमोसोम और इधर 2 क्रोमोसोम जा रहा है, ठीक है। तो ये हुआ अपना एनाफेज 1। एनाफेज 1 के बाद अभी हम पढ़ेंगे टीलोफेज 1। क्या पढ़ेंगे, टीलोफेज 1। तो हेडिंग लेंगे टीलोफेज 1 और टीलोफेज 1 प्रोफेज का ठीक उल्टा होगा। क्या सर टीलोफेज 1 में देखो ना, ये 2 क्रोमोसोम इधर और 2 क्रोमोसोम इधर पहुंच जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस रीअपियर हो जाएगा। क्या, ये जो क्रोमोसोम है ना होमोलोगस, जो बाइवैलेंट क्रोमोसोम, बाइवैलेंट भी नहीं बोलेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम भी नहीं बोलेंगे, एक अब क्या बोलेंगे, रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम। क्या है ये, रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम। क्या, रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम। अब आप बताइए, देखो सेल में रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम तो नहीं ना होता है, सेल में एक क्रोमेटिड वाला क्रोमोसोम होता है। क्या, सेल में एक क्रोमेटिड वाला क्रोमोसोम होता है, लेकिन इधर रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम पहुंच रहा है और इधर भी रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम पहुंच रहा है। और रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम क्या होगा भाई, ये एक क्रोमेटिड ये दूसरा क्रोमेटिड, समझ में आ गया, ये एक क्रोमेटिड ये दूसरा क्रोमेटिड। अब एक ही जैसा दो इंफॉर्मेशन लेके ये सेल क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। एक ही जैसा 2 इंफॉर्मेशन लेके क्या होगा, इसीलिए मियोसिस 2 का जरूरत पड़ा, और मियोसिस 2 ठीक माइटोसिस के जैसा होता है। आया समझ में क्यों? चलिए, तो डीएनए रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम इधर और ये इधर आ जाएगा क्रोमोसोम, ठीक है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होगा, न्यूक्लियोलस रीअपियर होगा। अभी क्रोमोसोम से क्रोमेटिड पूरा नहीं बनेगा, समझ में आ गया, एक्सट्रीमली डिकंडेंस्ड नहीं होगा। तुरंत सेल साइटोकाइनेसिस में चला जाएगा टीलोफेज के बाद, और तुरंत इंटरकाइनेसिस में चला जाएगा, और इंटरकाइनेसिस के बाद तुरंत सेल प्रोफेज 2 में चला जाएगा। इसमें जाएगा प्रोफेज 2 में चला जाएगा। चलो इतना पहले आप नोट डाउन करो और हेडिंग देना टीलोफेज 1। टीलोफेज 1 हेडिंग देंगे। टीलोफेज 1 में क्या होगा, तो टीलोफेज 1 में ये सेंट्रियोल ये अपने अपोजिट पोल पे चला गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो गया, न्यूक्लियोलस का फॉर्मेशन हो गया, और जो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है ना इसका डिकंडेंसेशन हो गया क्रोमैटिन नेटवर्क में, ये कन्वर्ट होने लगा। पूरी तरह से क्रोमैटिन नेटवर्क में कन्वर्ट नहीं होता है, ठीक है। तो टीलोफेज 1 में यही होता है जो ठीक प्रोफेज का उल्टा होता है। टीलोफेज 1 में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस रीअपियर हो जाता है। बहुत सारे केस में क्रोमोसोम जो है ना ये डिस्पर्सन में जाता है, बहुत सारे केस में क्रोमोसोम डिस्पर्सन में चला जाता है, लेकिन अपने एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेज में नहीं पहुंचता है। कहने का मतलब है क्रोमोसोम पूरा क्रोमेटिन नहीं बनता है, उसके पहले ही क्या हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। क्या होगा, साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, अगर एनिमल सेल है तो सेल फॉलो फॉर्मेशन होता होगा, सेल फॉलो फॉर्मेशन होगा, और एक सेल से 2 सेल का फॉर्मेशन होगा। और अभी हम बताए हैं कि अगर प्लांट सेल है तो ये फर्दर
टेलोफेज साइटोकाइनेसिस के बाद, मतलब टेलोफेज 1 के बाद फर्दर इंटरकाइनेसिस में जाएगा न्यूक्लियस, साइटोकाइनेसिस में नहीं जाएगा। क्लियर है? इंटरकाइनेसिस क्या है? इंटरकाइनेसिस क्या है? तो भाई एक छोटा सा फेज है जिसमें सेल मियोसिस 1 से मियोसिस 2 में जाने का तैयारी करता है। क्या? मियोसिस 1 से सेल मियोसिस 2 में जाने का तैयारी करता है, इसको बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। क्या कहते हैं? इंटरकाइनेसिस कहते हैं। क्लियर? तो चलो एनाफेज 1 के बाद क्या है? टेलोफेज 1। टेलोफेज 1 में क्या हुआ समझ में आया? क्या हुआ? टेलोफेज 1 में क्या हुआ? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस रीअपियर हो गया, अपने क्रोमोसोम जो है ना वो उसका डीकंडेंसेशन शुरू हो जाता है, लेकिन एक्सट्रीमली डीकंडेंसेशन नहीं होता है, पूरा क्रोमैटिन में कन्वर्ट नहीं होता है। उसके बाद अगर एनिमल सेल है तो क्या? एनिमल सेल है तो क्या हो जाएगा? ये 2 सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। सोचो इसके पेरेंट सेल के पास 4 क्रोमोसोम था, तो 2 क्रोमोसोम इधर आ गया और 2 क्रोमोसोम इधर आ गया। रिडक्शनल डिवीजन के बाद मियोसिस 2 के बाद 2 क्रोमोसोम इस सेल में है और 2 क्रोमोसोम इस सेल में है। लेकिन सेल में क्रोमोसोम जो होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? सिंगल क्रोमैटिड के पास। लेकिन मियोसिस 1 के बाद जो सेल बन रहा है, लेकिन मियोसिस 1 के बाद जो सेल बन रहा है उसमें ऐसा क्रोमोसोम है नहीं, उसमें कैसा क्रोमोसोम है? उसमें रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है। क्या भाई? रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है। तो ये रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम सेल को नहीं चाहिए, रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम सेल को नहीं चाहिए, इसीलिए सेल किस में जाएगा? फिर से मियोसिस 2 में जाएगा। किस में जाएगा? मियोसिस 2 में चला जाएगा। किस में जाएगा? मियोसिस 2 में चला जाएगा। और तुमको पता है मियोसिस 2 माइटोसिस के जैसा होता है, तो वहां पे क्या होगा? ये सेंट्रोमेयर का स्प्लिटिंग हो जाएगा। क्या होगा? ये सेंट्रोमेयर का स्प्लिटिंग हो जाएगा। हम देखेंगे अभी। क्लियर है? साइटोकाइनेसिस के बाद सेल डायरेक्ट मियोसिस 2 में ना जाकर किस में जाता है? इंटरकाइनेसिस में जाता है। क्या? इंटरकाइनेसिस में जाता है। इंटरकाइनेसिस बहुत ही छोटा फेज है। इंटरकाइनेसिस बहुत ही छोटा फेज है जिसमें सेल बस मियोसिस 1 से मियोसिस 2 में जाने का तैयारी करता है। किसी भी तरह का डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है, किसी भी तरह का प्रोटीन सिंथेसिस, ये सब कुछ नहीं होता है। बस सेल मियोसिस 1 से मियोसिस 2 में चला गया। ट्रांजिशन फेज है, बहुत कम समय का होता है। क्लियर है? एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस होता है, हम बता दिए। प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस नहीं होता है मियोसिस 1 के बाद। मियोसिस 2 के बाद प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस होता है या सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? तो अभी तक अपना मियोसिस 1 खत्म हो गया। क्या? मियोसिस 1 खत्म हो गया। मियोसिस 1 खत्म हो गया। अब हम क्या पढ़ेंगे? मियोसिस 2 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भाई? मियोसिस 2। तो अपना मियोसिस 1 हो चुका है। मियोसिस 1 के बाद अब हम पढ़ेंगे मियोसिस 2। क्या पढ़ेंगे? मियोसिस 2। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच जो गैप होता है उसको कहते हैं इंटरकाइनेसिस। क्या कहते हैं? इंटरकाइनेसिस। इसको इंटरफेज नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इंटरफेज में क्या होता है? इंटरफेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है। इंटरकाइनेसिस में किसी भी तरह का डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है। क्लियर है? तो इंटरकाइनेसिस बहुत शॉर्ट पीरियड का होता है, जबकि आपको पता है इंटरफेज बहुत लंबे टाइम पीरियड का होता है। क्लियर है? हेडिंग देंगे मियोसिस 2। मियोसिस 2, और ये जो मियोसिस 2 है ना, ये सेम एज माइटोसिस है। क्या है? मियोसिस 2। मियोसिस 2 क्या है? सेम एज माइटोसिस। देखो एक बार ओवरव्यू देखते हैं कि हम मियोसिस 1 में क्या पढ़े। हम मियोसिस 1 में पढ़े हैं, ठीक है, कि भाई एक सेल है और इस सेल में 4 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। क्या है? 4 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम होता है। क्या होता है? डीएनए डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम या डीएनए रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है, और इसका नंबर कितना है? 4 है। और हमको दिखा कि भाई एनाफेज 1 में क्या? एनाफेज 1 में इस क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन होता है। इसको आप 4 क्रोमोसोम बोलिए या 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम बोलिए। ये 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम एंड अनदर पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ये आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं। क्या होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम होता है। एनाफेज 1 में क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन होता है। क्या होता है? एनाफेज 1 में क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन होता है। तो 2 क्रोमोसोम क्या? 2 क्रोमोसोम एक पोल पे चला जाता है और 2 क्रोमोसोम दूसरे पोल पे आ जाता है। ठीक है? 2 क्रोमोसोम एक पोल पे और 2 क्रोमोसोम दूसरे पोल पे चला जाता है। ये है सेंट्रियोल। क्या है ये? सेंट्रियोल। तो एनाफेज में यही होता है। उसके बाद टेलोफेज 1 होता है। क्या? टेलोफेज 1 होता है। तो टेलोफेज 1 में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है, और फिर टेलोफेज 1 के बाद साइटोकाइनेसिस होता है। तो यहाँ पे 2 डॉटर सेल बन जाते हैं। क्या बन जाता है?
दो डॉटर सेल, ये एक डॉटर सेल और ये दूसरा डॉटर सेल। इस दोनों डॉटर के सेल के पास ना जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है आपको दिख रहा है, ये इस तरह से दो क्रोमोसोम इस डॉटर सेल के पास है और दो क्रोमोसोम इस डॉटर सेल के पास है। क्लियर? तो दो क्रोमोसोम इसके पास है। देखो तो पेरेंट सेल के पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है? 4 है। क्या है? 4 है। और डॉटर सेल के पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है? 2 है। और इसके पास भी क्या है? 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। क्लियर? एनाफेज 1 में सेग्रीगेशन होता है जिसके कारण नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है। एनाफेज 1 में क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन होता है जिसके कारण नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है। और साइटोकाइनेसिस के बाद ये दो क्रोमोसोम इसके पास, दो क्रोमोसोम इसके पास। ये होता है कंप्लीट मियोसिस 1 में। अब बात आता है कि सर मियोसिस 1 में जब नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो ही गया, 4 से 2 हो गया, तो मियोसिस 2 का जरूरत क्यों पड़ा? आपको पता चल रहा है मियोसिस 2 का जरूरत क्यों पड़ा? बिल्कुल, मियोसिस 2 इसलिए होगा क्योंकि सेल में डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम का कोई जगह नहीं है कि नहीं? एक ही जैसा दो इंफॉर्मेशन रख के, ये क्रोमेटिड और ये दूसरा क्रोमेटिड, जैसा इंफॉर्मेशन इस क्रोमेटिड के पास है ठीक वैसा ही इंफॉर्मेशन इस क्रोमेटिड के पास है। तो एक क्रोमोसोम के पास दो इंफॉर्मेशन है, वो भी सेम। ठीक है? तो सेल के पास इस तरह का क्रोमोसोम नहीं रहता है। सेल के पास तो सिंगल क्रोमेटिड वाला क्रोमोसोम रहता है। क्या? सिंगल क्रोमेटिड वाला क्रोमोसोम रहता है। इसलिए मियोसिस 1 के बाद, क्या मियोसिस 1 के बाद अब ये दोनों सेल किसमें जाएगा? मियोसिस 2 में जाएगा। किसमें जाएगा? मियोसिस 2 में जाएगा। ये भी जाएगा मियोसिस 2 में और ये भी जाएगा मियोसिस 2 में। ये दोनों सेल किसमें जाएगा? मियोसिस 2 में जाएगा। तो अब हम पढ़ेंगे मियोसिस 2। हेडिंग दीजिएगा मियोसिस 2। ये दोनों सेल को हम मियोसिस 2 में लेके जाएंगे। क्लियर है? हाँ भाई, तो मियोसिस 2 सेम एज माइटोसिस। मियोसिस 1 के बाद जो सेल आता है वो कहां पे चला जाएगा? प्रोफेज 2 में चला जाएगा। कहां पे जाएगा? प्रोफेज 2 में। तो ये जो सेल है ये किसका है? प्रोफेज। ये है प्रोफेज 2 का सेल। किसका? प्रोफेज 2 का सेल है ये। तो ये है प्रोफेज 2 का सेल। क्लियर? प्रोफेज 2 में क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाता है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर होता है और सेल ऑर्गेनेल्स डिसअपियर होते हैं। सेंट्रियोल अपने अपोजिट पोल पे मूव करता है। सेंट्रियोल अपने अपोजिट पोल पे मूव करता है। ठीक है? ये सेंट्रियोल अपने अपोजिट पोल पे मूव करने लगता है। जैसे ही सेंट्रियोल अपने अपोजिट पोल पे मूव करके पहुंच जाएगा तो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो चुका है प्रोफेज 1 में। तो स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाएगा काइनेटोकोर से। अब देखो, एक क्रोमोसोम के दोनों साइड से जो काइनेटोकोर प्रेजेंट होता है, ये स्पिंडल फाइबर एक क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से अटैच होता है। यानी इस साइड से भी स्पिंडल फाइबर इस काइनेटोकोर से अटैच हो जाएगा और इस साइड से भी, अनदर पोल साइड से भी क्या? स्पिंडल फाइबर इस काइनेटोकोर से अटैच हो जाएगा। तो प्रोफेज 2 में क्या होता है? जो माइटोसिस के प्रोफेज में होता है, जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गया, सेंट्रियोल अपने अपोजिट पोल पे मूव करने लगता है, सेल ऑर्गेनेल्स डिसअपियर हो जाते हैं, यही वक्त तो प्रोफेज 2 में ये होता है। मेटाफेज 2 में क्या होगा? तो मेटाफेज 2 में क्या होगा भाई बोलो? मेटाफेज 2 में क्या होता है? दिख रहा है आपको? मेटाफेज 2 में मेटाफेज प्लेट बनता है, यानी क्रोमोसोम इक्वेटर पे अलाइन होंगे। देखो, एक क्रोमोसोम का इक्वेटर पे अलाइन हो जाना मतलब क्रोमोसोम एक इक्वेटर लाइन पे क्या हो गया? अलाइन हो गया। स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से अटैच हो गया। स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से अटैच हो गया। जब तक क्रोमोसोम इक्वेटर लाइन पे है तब तक मेटाफेज 2, तब तक मेटाफेज 2। जैसे ही सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग होता है, क्या? जैसे ही सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग हुआ वैसे ही क्या हो गया? एनाफेज 2 हो गया। क्या हो गया? एनाफेज 2 हो गया। क्लियर? तो ये हो गया एनाफेज 2। जब तक
क्रोमोसोम इक्वेटर से पोल तक पहुंच रहा है, जब तक क्रोमोसोम इक्वेटर से पोल तक पहुंच रहा है तब तक एनाफेज 2, जैसे ही पहुंच गया वैसे ही टीलोफेज 2। क्या हो गया ये? टीलोफेज 2 हो गया। क्या ये हो गया? टीलोफेज 2। बस टीलोफेज 2 हो गया। उसके बाद क्या हो गया? एनिमल सेल है तो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सेल फॉर्मेशन होगा, साइटोकाइनेसिस हो गया। क्या? साइटोकाइनेसिस हो गया, साइटोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस के बाद क्या? 2 डॉटर सेल बन गए। सोचो, एक सेल से ये 2 डॉटर सेल, इसके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है? 2 है, और इसके पास भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है? 2 है, इसके पास भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2 है। ठीक है। एक दूसरा सेल तो जो था मियोसिस के बाद बना था, मियोसिस 1 के बाद बना था, उसका भी सेम प्रोसेस चलेगा। क्या? सेम प्रोसेस चलेगा। और एक कंप्लीट मियोसिस में 4 डॉटर सेल बनेंगे। ऐसे 4 डॉटर सेल बनेंगे, और ये चारों डॉटर सेल के पास 2-2 क्रोमोसोम होगा। चारों डॉटर सेल के पास 2-2 क्रोमोसोम होगा। ठीक है। और ये जो डॉटर सेल होगा ये अपने पेरेंट सेल से अलग होगा। क्यों? क्योंकि सर एक तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो चुका है, और दूसरा जेनेटिक मटेरियल में रिकॉम्बिनेशन हुआ है, जेनेटिक मटेरियल में क्रॉसिंग ओवर हुआ है, जिसके कारण ये चारों डॉटर सेल्स पेरेंट सेल से अलग होते हैं। क्लियर है यहां तक? तो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 हम अपना देख चुके हैं। क्लियर है? मियोसिस 2 के लिए आप ये डायग्राम जरूर बना लीजिएगा। नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो गया कैसे मियोसिस 1 में, और मियोसिस 2 का जरूरत क्यों पड़ा आपको पता चल गया। क्योंकि सर मियोसिस 1 के बाद जो सेल बनता है उसमें डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम रहता है। इस डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम को हमको सिंगल क्रोमैटिड वाला क्रोमोसोम बनाने के लिए क्या करना पड़ा? मियोसिस 2 करना पड़ा। क्या करना पड़ा? मियोसिस 2 करना पड़ा। क्लियर है? अब देखो भाई, एक लास्ट पॉइंट है जो एनसीईआरटी कहता है कि मियोसिस 2 के बाद जो सेल का फॉर्मेशन होता है उसको हम टेट्राड ऑफ सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? टेट्राड ऑफ सेल। ये 4 डॉटर सेल को ना, इसको क्या कहते हैं? टेट्राड ऑफ सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? टेट्राड ऑफ सेल कहते हैं। ये है टेट्राड ऑफ सेल। क्यों कहते हैं इसको टेट्राड ऑफ सेल? क्योंकि सर ये 4 डॉटर सेल है। क्या? फॉर्मेशन ऑफ 4 डॉटर सेल को क्या कहते हैं? टेट्राड ऑफ सेल कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ 4 डॉटर सेल, फॉर्मेशन ऑफ 4 डॉटर सेल को क्या कहते हैं? टेट्राड ऑफ सेल कहते हैं। तो मियोसिस के बाद या कंप्लीट मियोसिस के बाद 4 डॉटर सेल बनता है, और इस 4 डॉटर सेल को हम कहते हैं टेट्राड ऑफ सेल। क्या कहते हैं? टेट्राड ऑफ सेल। क्लियर है यहां तक? तो अपना मियोसिस 1 इंटरकाइनेसिस और मियोसिस 2 खत्म हो गया। मियोसिस 2 के बाद क्या बनता है? टेट्राड ऑफ सेल, जिसको कहते हैं 4 डॉटर सेल। क्या? 4 डॉटर सेल। डायग्राम आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा है प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2, जो ठीक माइटोसिस के जैसा है, किसी भी तरह का अंतर नहीं है। ठीक है। नोट्स से आप जरूर नोट्स अपना बनाइएगा, हैंड रिटन नोट्स अपना जरूर बनाइएगा। उसमें किसी भी तरह का कोई दिक्कत आता है तो हैंड रिटन नोट्स में या फिर आपके एनसीईआरटी बुक में तो आपको पूछना है। एनसीईआरटी के बुक में जो डायग्राम दिया उसको ध्यान से देखना। तो ये जो क्रोमोसोम दिखा रहा है ना एनसीईआरटी के बुक में भी, वो रिकॉम्बिनेटेड क्रोमोसोम दिखा रहा है। क्या? रिकॉम्बिनेटेड क्रोमोसोम दिखा रहा है। ठीक है। तो उसको ध्यान देना है। उसी रिकॉम्बिनेटेड क्रोमोसोम के बेसिस पे हम एग्जाम में पहचानेंगे कि ये माइटोसिस का डायग्राम है या मियोसिस का डायग्राम है। क्लियर है? क्लियर है। चलिए, तो ये हुआ अपना मियोसिस पूरा खत्म। अब एक छोटा सा टॉपिक है ए माइटोसिस। क्या? ए माइटोसिस। देखो, ए का मतलब होता है एब्सेंट और माइटोसिस का मतलब होता है सिस्टमैटिक डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। क्लियर? यानी कि माइटोसिस एब्सेंट होगा, यानी न्यूक्लियस का डिवीजन होगा लेकिन माइटोसिस एब्सेंट होगा, तो उसको कहते हैं ए माइटोसिस। डायरेक्ट न्यूक्लियर डिवीजन को कहते हैं ए माइटोसिस। क्या? डायरेक्ट न्यूक्लियर डिवीजन को कहते हैं ए माइटोसिस। क्लियर है? और ए माइटोसिस होता है बाइनरी फिजन। क्या? बाइनरी फिजन क्या? एक तरह का ए माइटोसिस है, मतलब क्रोमोसोम का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है कोई सिस्टमैटिक नहीं होता है। क्या? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, सॉरी, सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है क्रोमोसोमल मटेरियल का या डीएनए मटेरियल का। बस न्यूक्लियस 1 से 2 बन गया, या ऑर्गेनिज्म या सेल क्या 1 से 2 सेल में डिवाइड हो जाता है, इसको कहते हैं ए माइटोसिस। क्या कहते हैं? ए माइटोसिस। जनरली ये बैक्टीरिया वगैरह में देखने को मिलता है। क्लियर है? तो ये है पूरा अपना सेल डिवीजन। आपको पूरा क्वेश्चन करना है एनसीईआरटी का भी। क्या? एनसीईआरटी का पूरा क्वेश्चन करना है, सीट का क्वेश्चन करना है।
शीट में प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, उसको जरूर पहले तो आपको उसी पे फोकस होना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, कि क्या सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो रहा है या नहीं हो रहा है। कोई भी डाउट है एनसीईआरटी में, नोट्स में या क्वेश्चन में, तो आप अपने कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।